चलो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के क्लास में अपने लॉ नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो पहला चीज तो तुम यही समझ लो कि उनको कुछ हेवी चीज अंदर घुसाना ही नहीं है। आज आराम से हौले हौले चीजों को बात करना है। आज का क्लास का इंटेंशन क्या है? मेरा मेरा आज का क्लास का इंटेंशन ये है कि आपको अब, कंसिडरिंग हम लोग इतना सारा चीज पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा आपको एक रिदम में ला दे, आपके मन में एकदम क्लैरिटी के साथ बैठा दिया जाए कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर क्वेश्चन पेपर ऑन द एग्जाम डे। तो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसे रहने वाला है, पेपर का मार्किंग्स कैसे रहने वाला है, एंड उसके बाद अपने हल्का सा बीसीआर के अंदर में एंटर कर जाएंगे। बीसीआर क्या है, उसमें क्या नहीं है, ये सारा आपने देखो फर्स्ट क्लास में ऑब्वियसली एक बार बात किया था जब सिलेबस डिस्कस किया था। एक बार उसको क्विकली एक बार रिविजिट करेंगे, एंड देन वी विल सी कि कैसे अपने को मार्क्स, मतलब स्कोर लेकर आना है ना। 100 मार्क्स का जो पेपर है, हाउ, व्हाट टू डू जिसके कारण नंबर आए, व्हाट नॉट टू डू जिसके कारण लोगों का नंबर नहीं आता। तो अपने वो सब हल्का फुल्का कैजुअल सा डिस्कशन आज करने वाले हैं। देखो, आपको ध्यान होगा लॉ के अंदर में वी हैड डिस्कस कि भाई अपना ये 5 चीज जो है वो सिलेबस के अंदर आता है। ये 5 एक्ट जो है अपना सिलेबस में है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपना पूरा हो चुका है और पार्टनरशिप एक्ट पूरा हो चुका है। एलएलपी में मेरे को 2 से 3 क्लास लगता है, जनरली 2 ही लगता है, बट कंसीडरिंग अपना ऑनलाइन में जाते हैं तो थोड़ा अपना धीरे चलता है चीज। तो 2 से 3 क्लास अपना लग सकता है, एंड देन कंपनीज में मोटा मोटी 4 से 5 क्लास लगता है। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर देयर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट अगेन 4 to 5 क्लास लगता है। इसका कुछ कुछ हम आपको वीडियोस दे रहा है, आई होप आप लोग वो एक वीडियोस देख चुके होंगे। मेरे को आज बीसीआर स्टार्ट करने का एक रीजन मेरे माइंड में ये भी था कि अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होते तो हम उसका कंटिन्यूएशन अगर आज करता तो आज आपका कुछ होता नहीं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, हम आज भी क्लास के बाद आपको थोड़ा सा होमवर्क देने वाला है जो जनरली हम नहीं देता है। वो होमवर्क यही है, आपको हम सोगा का और वीडियो देगा विच यू विल हैव टू वॉच। आज मत देखना, मैथ्स कर लिए हो इतना ज्यादा इसलिए। तो आपको वीडियो देगा, आपको सैटरडे और संडे दोनों दिन 1 या 2 वीडियोस जो है वो देखना रहेगा ईच डे पे। उसके बाद फिर अपना सोगा भी ओवरऑल खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस लॉ। अपना कंटेंट क्या है, पेपर पैटर्न पे आएंगे। रहा बात अपना बीसीआर का, देखो बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग इंग्लिश के जैसा है, इंग्लिश नहीं है, ठीक है? व्हेन आई से इंग्लिश के जैसा है, आप 11th 12th में जो इंग्लिश वगैरह पढ़े हैं वो सारा चीज तो आपको आना ही चाहिए, है ना? फॉर दैट मैटर वाई 11th 12th, इवन बचपन से जो इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं वो सारा आना चाहिए। बट क्योंकि करिकुलम है तो करिकुलम में कुछ चीज डिजाइन करके दे दिया है, कुछ कंटेंट दे दिया है वो, और अपना जो इंस्टीट्यूट का बुक है बीसीआर वाला, उसमें बहुत सारा चीज गलत लिखा हुआ है। गलत मतलब सेंटेंसेस गलत बनाया हुआ है, वोकैबलरी कहीं कहीं पे गलत किया हुआ है। तो हम आपको अभी वीकेंड पे बीसीआर का पूरा मैट दे देगा अपना, उसमें आपको सारा करेक्टेड चीज सब मिल जाएगा। आपको डेली बेसिस पे हल्का हल्का सा उसका रीडिंग शुरू करना है, बिकॉज हम क्लास के अंदर में बैठकर आपको अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस, एक्टिव पैसिव सेंटेंस, ये सारा चीज बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। किसी को स्पेसिफिकली अगर उस पर लगता है कि नहीं सर कुछ नहीं समझ आ रहा है, अपने अलग से बात कर लेगा, बट अपने सारा जन का टाइम ये सब चीज में बर्बादी नहीं करने वाला। अपने को बीसीआर कैसे पढ़ना है, बीसीआर का ब्रेकअप देखो। एक अपना ये कम्युनिकेशन वाला चैप्टर, इससे क्वेश्चन आना मस्ट है, आएगा ही आएगा। और इससे जो क्वेश्चन आएगा ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये चैप्टर अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे, एकदम अपने समझेंगे क्या, एकदम बच्चा टाइप तरीका से कि भाई कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट कैन बी इफेक्टिव वेज ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स क्या आ सकता है जो आप लोग पढ़ के आ रहे हैं बचपन में, बट अपने हल्का हल्का उसको समझेंगे। सेंटेंस टाइप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ये सारा चीज। और ये वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का मतलब आप लोग सब जानते हो। देखो हर कोई बेसिक वर्ड्स तो जानता है, बट अपने डिक्शनरी तो याद नहीं कर सकता। तो अपने क्या करेगा, हम जो आपको अपना मैट देगा उसमें से आप डेली बेसिस पे दो चार वर्ड को पढ़कर याद करने का कोशिश करो। सेम चीज अगर पेपर में क्लिक कर जाता है बहुत बढ़िया, नहीं करता है तो अगेन आपका ओवरऑल माइंड डेवलपमेंट कैसा चलता है उसके बेसिस पे वोकैबुलरी आपको एग्जाम में आंसर करना रहेगा। प्लस पॉइंट क्या है, बहुत बार इंस्टीट्यूट क्या करता है, एग्जाम में जब वोकैबुलरी का सवाल देता है उसको एमसीक्यू बना के दे देता है।
इंग्लिश का पेपर में जैसे होता था ना, छोटा छोटा क्वेश्चन है 1 मार्क का, कि व्हाट वुड बी सिनोनिम ऑफ, एक वर्ड दे दिया, उसका एबीसीडी करके ऑप्शन दे देता है, तो और इजी हो जाता है चीज। सो ये भी देखो फ्री फंड का नंबर है, ये पूरा 10 नंबर आप, हो सकता है 10 में से आपका 8 जो है राइट हो, 2 गलत हो, लेकिन 8 नंबर आपका आने का रहेगा। ये 5 में से 3 नंबर आपका आने का रहेगा। फिर आता है अपना कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस। हम लोग हमेशा ये चीज बोलते हैं, ये ओपन बुक एग्जाम होता है अपना। पैसेज आपके सामने रहेगा, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, 5 तो क्वेश्चन 2-2 नंबर ईच, 10 नंबर हो जाएगा। 5 तो क्वेश्चन 1-1 नंबर ईच, 5 नंबर हो जाएगा। डिपेंड करता है कौन सा टर्म पे क्या वो देगा, कोई उसका गारंटी नहीं कर सकते। ये चीज आपको क्या करना है, अगेन हम आपको बहुत सारा कंटेंट देगा, ऑब्वियसली वो सब प्रिंट करने का आपको जरूरत नहीं है, आप उसको स्क्रीन पे पढ़ो, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगा आपको। उसको आप रीड करते चलो, और कॉम्प्रीहेंशन को रीड करके उसका क्वेश्चंस को देखो आप सॉल्व कर पा रहे हैं, डेफिनेटली कर पाएंगे। उससे क्या होगा, आपका कॉम्प्रीहेंशन जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, बाय द टाइम वी विल एंड अप इन नवंबर। नोट मेकिंग अगेन ये राइटिंग स्किल से रिलेटेड है, देन ये सारा चीज राइटिंग स्किल से रिलेटेड है, ये सारा मिलाकर हम आपके साथ क्लास में डिस्कस करेगा कि इसका फॉर्मेट्स क्या होता है और इसका कंटेंट पे अपने को कैसे काम करना है। ये एक सेपरेट क्लास हम लेगा आपके साथ, जिस क्लास में ये सारे राइटिंग्स के लिए एक ही साथ खत्म हो जाएगा। फिर बच गया ये, वैसे ये भी राइटिंग स्किल ही है, रेज्यूमे बनाना, मीटिंग्स, मीटिंग से रिलेटेड हम लोग का कुछ कुछ डिस्कशंस वगैरह रहेगा। ये हमको डिटेल में आपके साथ में चर्चा करना है, क्योंकि ये हर कोई का किया हुआ नहीं है, बहुत जन का किया हुआ रहता है, बहुत जन का इग्नोर मारा हुआ रहता है। एग्जाम में आपको इसमें से कोई भी 3 से 4 चीज दे देगा, 15 नंबर वहां पे निकल कर आएगा, तो अपने को इसको प्रैक्टिस करके तो जाना ही है। आपको इंश्योर ये करना है, यू हैव टू, मेरा वर्ड्स को अदरवाइज मत लेना, यू हैव टू मेक योर सेल्फ लाइक अ रोबोट। वाई सर रोबोट? आप एग्जाम में जब बैठोगे ना, आपको सोचना नहीं है कि प्रेसी में क्या करते हैं, रिपोर्ट में क्या करते हैं, रेज्यूमे में क्या करते हैं। यू हैव टू सेव टाइम, थिंकिंग टाइम इन पेपर्स में। ये फॉर्मेट्स ना आपके ब्रेन में सॉफ्टवेयर के जैसे फिट हो जाना चाहिए, कि हाँ अगर लेटर आया तो यहाँ डेट लिखना, यहाँ सर लिखना, यहाँ मैम लिखना, यहाँ योर सिंसियरली लिखना, सारा चीज। बहुत बार क्या होता है, हम लोग का क्या टेंडेंसी रहता है, लेटर ही तो है, कर लेंगे। कर लेंगे में क्या होता है, जो लेटर एग्जाम में शायद आप 7-8 मिनट में लिख के नक्की कर देते, उसमें आपका 15-20 मिनट निकल जाता है। जहां एक लेटर में 15-20 मिनट निकल गया, वहां आपके साथ ब्लंडर हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा इस पे। आप फिर यहाँ पे टाइम अपना कम कर देंगे, 100 नंबर का पेपर खत्म नहीं होगा। तो लॉ एंड बीसीआर का पेपर जो आपका एग्जाम का आने वाला है, वो लेंदी पेपर होता है। लेंदी पेपर जब होता है, हम लोग को समझना होगा कि अपने उसमें से टाइम को क्रैश कैसे करें। अपने कहीं पे आप सोचो, कहीं भी जाते हैं अपने बोलते हैं ना, पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स को तो ले लो। ये बीसीआर आपका लो हैंगिंग फ्रूट है। 100 नंबर का जो लॉ का पेपर है, 60 नंबर पे मेहनत ज्यादा है, 40 नंबर पे कोई खास मेहनत ही नहीं है। और ये 40 पे अगर पहले से थोड़ा सा अपने काम करके चल जाएंगे, तो 35 नंबर अपना पॉकेट में आ जाएगा। तो वो काम अपने को करना है, बीसीआर के साथ बिल्कुल भी सौतेला व्यवहार नहीं करना है। आपको ये बात अपने जहन में उतार लेना है कि बीसीआर आपका नैया पार कराएगा। तो इसका हर एक चैप्टर, ऑल 13 चैप्टर्स, ऑल 12 चैप्टर्स, ये कोई चैप्टर नहीं है, चैप्टर 6, तो ऑल 12 चैप्टर्स को अपने को इक्वल इज्जत के साथ टाइम देना पड़ेगा। ये तो हो गया अपने सब्जेक्ट का हाव भाव समझ लिए। अब हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा है कि अपना जो एग्जाम का पेपर होता है ना, उसका किस तरीका का पैटर्न है, कितना केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आ सकता है, कितना डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस रहेगा एग्जाम पेपर पे, वो सारा पैटर्न एक बार समझ लेते हैं। उससे और आपको ना पेपर के साथ, सब्जेक्ट के साथ आपका कंफर्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। सर एक चीज पूछना है, पूछे? बिल्कुल पूछो भाई। सर ये जो प्रेसी एंड ऑल जो है, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इसमें क्या जो 15 मार्क का आता है, तो 15 में से 15 देता है? क्योंकि लाइक 10 और 12 वगैरह में तो नहीं देता था, 15 में 15 लाइक पूरा नहीं देता था, अभी देखो, 15 में 13। 15 में पूरा कभी नहीं देगा, लेकिन 15 में तुम समझ, अगर ये 3 क्वेश्चन है तो 3 नंबर कटा, तो 15 में 12 तो आ ही जाएगा ना।
वो ठीक है, वही पूछा था कि पूरा देता है कि मतलब पूरा का होप रखे कि ना रखे। देख ये 10 में तुम पूरा का होप रख सकता है, इसमें हम्म अगर तुम पढ़ के जाएगा तो होप रख सकता है, बट हम बोलेगा एक्स्ट्रा एम्बिशियस नहीं होना, मान लो 2 नंबर जाएगा तो ये 8 नंबर अपना है, ये 10 में 10 है, ये 5 में 3 और 4 भी आ सकता है, इसमें भी 5 में 5 आ सकता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये 12 का 12 तुम सोच सकते हो आउट ऑफ 15। तो तुम देख ठीक है यहाँ सर। पे अपना 35 नंबर हो गया। हाँ हाँ ठीक है सर। आई वुड सजेस्ट आप साथ साथ में ना कॉपी करते जाओ अभी हम जो लिख रहे हैं, जिससे आपका बाद का टाइम बच जाएगा, अभी आपके पास में ये एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। देखो, लॉ प्लस बीसीआर, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा? और बीसीआर हो गया अपना 40 मार्क्स। ये जो 60 नंबर आप देख रहे हो ना, दिस इज आउट ऑफ 72 मार्क्स। दिस 40 मार्क्स इज आउट ऑफ 50 मार्क्स। ये आउट ऑफ 72 है और ये आउट ऑफ 50 है। मतलब क्या है, आपको यहाँ पे चॉइस मिलने वाला है। चॉइस ये कैसा रहने वाला है, आपको एक देगा क्वेश्चन नंबर 1 और फिर देगा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपल्सरी क्वेश्चन रहेगा, आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 5 क्वेश्चन है। यू विल हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। इसका मतलब हो गया आपका एग्जाम में एक्चुअली में जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन इंटू 12 मार्क्स ईच, 12 पंजे 60 नंबर का आपका पेपर ये हो गया। आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है अभी कि सर अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंपल्सरी क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 पे जनरली किस टॉपिक से सर उन लोग क्वेश्चन देता है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से दे ट्राई टू कवर ऑल चैप्टर्स, दे विल ट्राई टू कवर ऑल चैप्टर्स। देयर हैव बीन टर्म्स जिसमें उन लोग कंपनी से दिया है, सोगा से दिया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से दिया है, पार्टनरशिप से दिया है, सबसे मिला के जुला के इसमें क्वेश्चंस में दे देता है। तो आपके पास चॉइस नहीं है, यू कैन नॉट थिंक कि सर अच्छा ये वाला चैप्टर अपने छोड़ के चल जाए। जहां आप कोई भी चीज छोड़ दोगे वहां आपका क्वेश्चन नंबर 1 हाथ से निकल जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है, वहां चॉइस नहीं है आपके पास। रहा बात क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 का, क्वेश्चन 1 में लाइक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 2-2 मार्क का। आ रहे हैं उस पर भी आ रहे हैं, हम बताएगा अभी तुमको कैसा क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसमें सर जनरली मतलब अभी हम जो लिखने वाला है ना, बेस्ड ऑन प्रीवियस 4 टर्म्स आपको एक जनरल आइडिया दे रहा है, बट ये कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ही रहने वाला है। यहाँ तो ये सारा आपको बताया, ऐसा इस तरीका का ब्रेकअप उन लोग दे देता है। जनरली उन लोग क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में घुसा देता है एलएलपी। विल नॉट गिव सिंगल क्वेश्चन, है ना, एक क्वेश्चन 12 नंबर, वैसा तो होता नहीं है, मल्टीपल पार्ट्स होगा क्वेश्चन का, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एलएलपी घुसा देगा। क्वेश्चन नंबर 3 में उन लोग पार्टनरशिप एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट घुसा देगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे उन लोग सोगा और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट घुसा देगा। ये कोई फिक्स नहीं है, बट
आपको दिखेगा इसी टाइप से, शफल हो सकता है कभी कभार। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे कंपनीज एक्ट के साथ में सोगा घुसा देगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, कंपनी, तीनों घुसा देगा। बेसिकली बोलने का मतलब ये है, यू विल नेवर हैव डायरेक्ट क्वेश्चन बड़ा बड़ा मार्क्स का। कंटेंट हो सकता है ज्यादा, बट मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं होगा, है ना। नथिंग विल बी मोर देन 6 मार्क्स। कभी कभार एक आध क्वेश्चन 7 नंबर का दे देगा, 7 और 5 12, नहीं तो 6 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, वैसा ही ब्रेकअप रहेगा। ये हो गया अपना कहानी इधर लॉ वाले पोर्शन पे। आप जब बीसीआर को देखोगे, बीसीआर में फिर से क्या कहानी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर पेपर, ये सिंगल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर पेपर, दिस विल बी कंपल्सरी। इसके साथ में फिर आपको मिलेगा क्वेश्चन 8, 9, 10, 11। इसमें आपको अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 4। ये जो 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 आप अटेम्प्ट करोगे, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका मार्किंग हो गया 4 क्वेश्चन इंटू 10 मार्क्स इज इक्वल टू 40। ये आपका बीसीआर का ब्रेकअप है। ये सब आपका कॉपी हो गया। अभी क्वेश्चन पेपर पे और बात करना है हमको, ये कॉपी हो गया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके। हाँ सर। हाँ हाँ ठीक, एक सेकंड है। बीसीआर का हम नीचे पेज पे लिख देता है। बीसीआर में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, उसके साथ में नोट मेकिंग रहेगा, उसके साथ में एक WS मतलब राइटिंग स्किल रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन जब रहेगा, तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हो गया, ये आपका 5 मार्क्स का दे देगा। नोट मेकिंग 3 नंबर का दे देगा। और ये जो समरी, ये जो राइटिंग स्किल है, इसके साथ जनरली समरी राइटिंग देता है। एक पैरा दे देगा, बोलेगा उसको समराइज करके लिखो। समराइज एकदम छोटा सा समराइज करना है ना, 5 मिनट का भी चीज नहीं है ये। और इसका नंबर रहेगा 2। आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि सर ये भी राइटिंग स्किल हो गया और ये भी राइटिंग स्किल का ही हिस्सा है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कम्युनिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, उसके साथ में कोई वोकैबुलरी दे देगा, वोकैबुलरी के साथ में कभी कभार सेंटेंसेस दे देगा, प्लस इसके साथ एक और राइटिंग स्किल घुसा देगा। ये जो कम्युनिकेशन वाला चीज है ना, ये सिर्फ 2 नंबर का देगा यहाँ पे। मतलब अगेन आपको समझ आ रहा है, छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं रहेगा। ये वोकैबुलरी जनरली एमसीक्यू रहता है इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। और ये वोकैबुलरी 2 दे देगा, एक एंटोनियम, एक सिनोनिम पूछ लिया, एक फ्रेज पूछ लिया, एक सिनोनिम पूछ लिया, एक इडियम पूछ लिया, एक फ्रेज पूछ लिया, इस तरीका से। और ये 1 सेंटेंस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कर दो, एक्टिव से पैसिव कर दो, इंटरोगेटिव कर दो, वो सब टाइप से।
1 नंबर का। तो ये देखो 2 नंबर, ये 3 नंबर, 5, यहाँ 3 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर। ये राइटिंग स्किल फिर से 5 नंबर का दे देगा। यहाँ पे टिपिकली दी गिव प्रेसी राइटिंग, तो ये 5 नंबर यहाँ पे आ गया। सो दिस इज ऑल्सो राइटिंग स्किल। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का ब्रेकअप देखो फिर से ऐसा रहेगा। यहाँ पे फिर से वोकैबुलरी दे देगा, यहाँ पे फिर से सेंटेंसेस दे देगा। सो बेसिकली आप कोई भी चीज को छोड़ नहीं पाएंगे। आई होप आप मेरा इतना ब्रेकडाउन करने का रीजन समझ पा रहे हैं कि आपको समझ में आएगा कि भाई अपने पास ऑप्शन नहीं है कोई भी चीज छोड़ने का, नंबर 1। नंबर 2, अपने पास कितना बढ़िया ऑप्शन है कि अपने स्मार्टली प्ले करें तो अपने कितना तरीका से यहाँ से नंबर उठा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 फिर से यहाँ पे कम्युनिकेशन 2 नंबर का आपको दे देगा। यहाँ वोकैबुलरी मोस्ट लाइकली 99.99% फिर से आपको एमसीक्यू दे देगा, विच विल बी अगेन ऑफ 2 मार्क्स। एंड ये सेंटेंस उसी तरीका से यहाँ पे एक नंबर का। ये जो राइटिंग स्किल देगा यहाँ पे इन लोग 5 नंबर का तो देगा, बट क्या तो सर्कुलर राइटिंग दे देगा या कोई न्यूज़पेपर का रिपोर्ट दे देगा, कोई फिक्स नहीं है। कभी कुछ इन लोग यहाँ पे उठा के डाल देगा। बट सब 5-5 नंबर का, मतलब एक पन्ना लिख दिया बहुत है, एक पन्ना के अंदर सब सलट जाएगा। फिर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। फिर से कम्युनिकेशन, फिर इसके साथ में कुछ ग्रामर का कुछ भी चीज जो बच्चा क्लास में आप लोग पढ़ कर आया है, या कुछ वोकैबुलरी दे देगा या कुछ सेंटेंसेस दे देगा। हम इंटेंशनली ऊपर में ग्रामर वर्ड नहीं लिखा क्योंकि वहां वोकैबुलरी ही देता है। सेंटेंसेस दे देगा, फिर उसके साथ में कोई एक राइटिंग स्किल दे देगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 वाला है, यहाँ पर ना कभी कभी आपको एक चॉइस डाल देता है। देखो चॉइस डाल देता है मतलब यहाँ 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 क्वेश्चन का कहानी तो है ही, इस क्वेश्चन पे 2 नंबर के लिए भी एक तो चॉइस कभी कभार डाल देता है। तो वहां पर भी दे देगा, बोलेगा डिफाइन कम्युनिकेशन और डिफाइन एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों में से कोई एक आंसर कर दो आप। तो ये भी 2 नंबर का रहेगा। ये ग्रामर और वोकैबुलरी यहाँ पे क्या करेगा, ये सेंटेंस को 2 नंबर कर देगा और इनमें से कुछ भी एक तो 1 नंबर का दे देगा। ये अगेन 5 नंबर। जनरली व्हाट दे आर गिविंग इज आर्टिकल। आर्टिकल कुड बी एनीथिंग ऑन अर्थ। एनीथिंग मतलब बिटकॉइन पे लिखो, है ना, राइट एन आर्टिकल ऑन बिटकॉइन। अब आपको पता ही नहीं है बिटकॉइन क्या होता है तो गया पूरा बत्ती लग जाएगा। राइट एन आर्टिकल ऑन ऑरेंज, इस टाइप का क्वेश्चन है। एनीथिंग ऑन अर्थ, ब्रह्मांड में कुछ भी आपको पूछ लेगा, आपको एक जनरल ज्ञान होना चाहिए, है ना। इट कुड बी अ क्वेश्चन लाइक राइट एन आर्टिकल ऑन स्टॉक मार्केट, राइट एन आर्टिकल ऑन अभी कोई जो लेटेस्ट चल रहा है इकोनॉमी एंड कनेक्शन विद स्टॉक मार्केट। इतना जो न्यूज में चल रहा है कि भाई कोरोना है ना है तेना, फिर भी स्टॉक मार्केट ऊपर ही जा रहा है, राइट। इसीलिए अपने बात किया था शुरू के दिनों में कि बिजनेस मैगजीन वगैरह थोड़ा थोड़ा अपने को पढ़ने का आदत डाल के रखना चाहिए। सर इसमें बेसिकली कॉमर्स से रिलेटेड आएगा ना? हाँ, मतलब क्वांटम फिजिक्स नहीं पूछेगा तुमसे, है ना, और एलन मस्क का टेस्ला मोटर्स का सेल्फ ड्राइविंग कार या रॉकेट का क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। जो पूछेगा जनरल बिजनेस ज्ञान या एकदम जनरल एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, साइंस रिलेटेड नहीं पूछेगा। बट अगेन अब तुम ये क्वेश्चन पूछा तो हम तुमको बताता है, दे कैन ऑलवेज आस्क व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉकचेन, है ना। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा चल रहा है, हाउ ब्लॉकचेन कैन बी इंटीग्रेटेड विद सीएस, इस चीज पे काफी सारा डिस्कशन चलता है। तो जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजिकल चीज है ना वो पूछ सकता है। अगेन क्वेश्चन नंबर 11 पे आपको क्या करेगा, फिर से कम्युनिकेशन, वोकैबुलरी, सेंटेंसेस, फिर से राइटिंग स्किल, फिर से ये 2 नंबर का चीज है, ये भी 2 मार्क्स का है, ये भी 2 मार्क्स का है, 2 2 4 2 6, ये 4 से 5 नंबर का फिर से यहाँ पे कहानी हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या रहेगा, मेमो राइटिंग दे सकता है, रेज्यूमे दे सकता है,
ईमेल दे सकता है, नोटिस, मिनट्स, ये सारा चीज राइटिंग स्किल में दे सकता है। ये कॉपी हो गया क्या आपका साथ साथ में? सर ये नोटिस के बाद क्या है सर? मिनट्स क्या होता है? मिनट्स हम बताएगा आपको, मिनट्स होता है कुछ। सर ये वाला तो हो गया, एक बार आप ऊपर वाला दिखा दीजिए ना, वो जो आप वो 8 9 10 11 क्वेश्चन वो वाला था। ऊपर वाला, ये वाला बोल रहा है क्या? हाँ सर ये वाला, एक मिनट। ठीक है, देख। ठीक है सर, हो गया सर। अब देखो, ये जो क्वेश्चंस आपका है ना, क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड स्लाइड खोलिए ना, हाँ सेकंड स्लाइड। सेकेंड स्लाइड, लिख लो एक बार। हम 2 मिनट वेट करते हैं, एक बार कर लो, फिर अपने आगे बात करते हैं। ऐसा भी होता है कि सर कि लाइक क्वेश्चन नंबर 9 में भी आर्टिकल दे दिया, 10 में भी आर्टिकल दे दिया, नहीं होगा ऐसा, जो है वो एक ही चीज देगा, मतलब एक चीज एक ही बार देगा। एक चीज एक ही बार राइटिंग स्किल में। ठीक है सर। आपको ये वाला आपने जो डिस्कस कर रहा है, इसका बेनिफिट समझ में आ रहा है ना? थोड़ा कंफर्ट आ रहा है ना पेपर से, कि भाई पेपर बहुत ज्यादा वैसा कुछ है नहीं, छोटा छोटा चीज होने से अपना ना बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। जब क्वेश्चंस बढ़ जाता है, प्लस पॉइंट क्या हो जाता है, अपने लिए मार्क्स उठाना इजी हो जाता है। इसका ये एक ना नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड ये है, जब इतना छोटा छोटा बहुत सारा चीज हो जाता है ना, तो पेपर लेंदी बन जाता है, और इसीलिए अपना स्पीड पे कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना अगर वो स्पीड पे कमांड होगा ना, तो अपने को किसी भी तरीका का दिक्कत नहीं आएगा। ये कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर हो गया। हाँ सर। हाँ सर। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर आ रहा है। हाँ आ रहा है सर। अब एक और बात आप लोग को बताना है पेपर को लेकर ही। देखो, ये जो क्वेश्चन 1 है प्लस ये क्वेश्चन 2 3 4 5 6 है, इसमें क्वेश्चंस का ब्रेकअप किस तरीका का क्वेश्चंस रहता है, इसमें इन लोग केस स्टडी भी देंगे, एक से ज्यादा केस स्टडी देंगे, फिर उसके साथ में डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे। केस मतलब केस स्टडी डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर दैट मैटर मान लो 4 4 4, इस तरीका का ब्रेकअप हो सकता है। फिर मतलब यानी कि कंपलसरी क्वेश्चन में केस स्टडी रहेगा। केस स्टडी मतलब वो जो अपने 3 पैरा में आंसर लिखने के बारे में बातचीत किया था, वैसे वो 3 पैरा में आपको आंसर्स जो है वो लिखना जरूरी रहेगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, और दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट भी दे सकता है या फिर केस या डायरेक्ट। हाई चांस है कि डायरेक्ट ही देगा, केस शायद ना दे। यहाँ पे जब डायरेक्ट क्वेश्चन घुसाएगा ना, तो यहाँ पे आपको देखो, हम जैसे बताया 4 into 3 मार्किंग कर सकता है, यहाँ पे ना 7+5 भी कर सकता है। फिर अगले बार वाला नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो आपको क्या करेगा, फिर से वो आपको देगा
डायरेक्ट क्वेश्चन एंड केस घुसा देगा। मतलब आप देख रहे हो हर क्वेश्चन पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलेगा, हर क्वेश्चन पे आपको केस स्टडी भी मिलेगा। इस बार आपका मार्किंग क्या कर देगा, 6+3+3। तो सर 3 नंबर का केस स्टडी 3 पैरा वैसे पूरा लिखना पड़ेगा, आंसर इज यस, एंड दैट इज द रीजन योर पेपर इज लेंदी। आप सोच रहे हो 3 नंबर का केस स्टडी देगा, है ना, वो पूरा कहानी दे दिया, सिर्फ 3 नंबर का दे दिया, आपको पूरा एक पन्ना लिखना पड़ रहा है ना, तो वो एक पन्ना लिखने में टाइम तो जा रहा है ना, तो वो टाइम आपका जाएगा। तो इसीलिए अपने को पेपर लेंदी है, ये बात एकदम जहन पे उतरा हुआ होना चाहिए, जिससे कि स्पीड बढ़े आपका। ये नहीं कि टेंशन ले लेंगे कि भाई पेपर लेंदी आएगा। फिर वापस से आपको क्या करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, केस स्टडी दे देगा, केस स्टडी दे देगा। फिर से ये मार्किंग का पैटर्न यही रहेगा। सर ये क्या हर टर्म पे ऐसा ही होता है? नहीं, किसी पे 5 नंबर, किसी में 4 नंबर, किसी में 3 नंबर, है ना, ये आपको जनरल चीज बता रहा है। देर आर टर्म्स जिसमें ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक तो बीच में 2 नंबर का भी दिया है ना, ये 2 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, और यहाँ पे 6 नंबर का वो दे दिया केस स्टडी, और एक तो 4 नंबर का केस स्टडी। तो वो कुछ भी दे सकता है, बट पैटर्न इस तरीका से मिक्स एंड मैच करके ही छोड़ेगा। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे इन लोग क्या करेगा, एक केस स्टडी एक डायरेक्ट क्वेश्चन। मतलब आपको समझ में आ रहा है, ये थोड़ा बड़ा वाला केस स्टडी, वो सेक्शन 73 डैमेज से रिलेटेड टाइप वाला क्वेश्चन उन लोग को लिखने में आधा पन्ना चला जाएगा, उस टाइप का केस स्टडी यहाँ पे डालेगा। तो ये जो क्वेश्चन होगा ना जिसमें एक केस स्टडी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये अपने लिए बेस्ट चीज है। क्यों बेस्ट चीज है? लिखना तो अच्छे से है ही, नंबर पूरा मिलेगा। तो इसका आंसर जब लिखोगे ना, इस तरीका का जब क्वेश्चन होगा, आप प्लीज ध्यान रखना, इसमें वो 3 पैरा डिटेल करके लिखना ही है। एग्जाम एंड होने लग जाए और आपको लग रहा है समय कम बच रहा है, तब आप क्या करना, ये सब जो 3-3 नंबर वाला केस स्टडी है, वहां पे आप थोड़ा सा पैरा को रिड्यूस कर दो। आप यहाँ पे वो गेम कर सकते हो, which effectively means my advice, generally it is not applicable for each one of you, but generally my advice to all the students are all the students is कि भाई आप सबसे पहले BCR अटेम्प्ट करो एंड मेक इट अ पॉइंट कि आपका 25 मिनट में BCR खत्म हो जाना चाहिए। यह आपका टारगेट होना चाहिए। आप 25 का टारगेट लोगे तो 35 तक 100% खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपका BCR का पोर्शन खत्म हो जाएगा ना, आपके अंदर एक सुकून मिल जाएगा आपको कि भाई मेरा आधा पेपर हो गया। उसके बाद जैसे ही इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 1 या 5 जो आपको सबसे इजी लग रहा हो, आपको सबसे अच्छा से आता हो, उसको अटेम्प्ट करते ही 50% ऑफ द पेपर खत्म इन फर्स्ट 1 आवर, है ना। 1 घंटा के अंदर 50% पेपर खत्म, अगला 2 घंटा में आपको बाकी 50% करना है। बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा। तो ये तरीका अपने को मेंटेन करते हुए आगे चलना रहेगा। जो बात अपने कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6 फिर से क्या करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन प्लस केस स्टडी, है ना। टिपिकली मार्क्स वुड बी 5, 4, 3। ये जो 5 में हम आपको बताया 6+6, देयर हैव बीन टर्म्स टू बी स्पेसिफिक मई 18 का अगर हम बात करें तो इसमें ये दोनों क्वेश्चन जो है केस स्टडी प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन 6 नंबर का दिया था। तो ये जनरल ज्ञान आपको हम दे रहे हैं कि इस तरीका से ब्रेकअप है। अब जरूरी नहीं है कि हर समय ऐसा ही रहेगा, बट एक फेयर आइडिया अपने को है कि पिछला 4 टर्म को अगर अपने बेस बना ले तो हाँ सर, इस तरीका से चीज जो है अपना फ्लो किया है। एक और बात आपको बताता है, हम जो आपको ये बना के दिया था ना इंडिकेटिव मार्क्स, कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर आएगा, इसको देखो हम नाम दिया था इंडिकेटिव मार्क्स। ये हम अपने मर्जी से तो नहीं बनाया। ये कहां से बनाया, इंस्टीट्यूट ना हर चैप्टर का ना एक परसेंटेज बता दिया। व्हाट दे हैव सेड कि इतना % ऑफ द मार्क्स विल बी दिस। तो उससे हम एक तो टेबल बना के आपको अच्छे से प्रेजेंट करके दे दिया कि भाई तुम्हारा इतना नंबर का रहने वाला है। तो सर क्या इंस्टीट्यूट अपना जबान का वैल्यू रखा? क्या सही में इसका वैल्यू रखा? आंसर इज समटाइम्स यस, समटाइम्स नो। आपको अभी तक में ये समझ में हल्का फुल्का रहेगा कि आउट ऑफ दिस 5 चैप्टर्स सबसे इजी, आप ही हमको बताओ इन 5 में सबसे इजी क्या चीज है? क्या लगता है सबसे इजी क्या चीज होगा? अपने पांचों पढ़े नहीं है बट फिर भी LLP होगा।
नहीं, एलएलपी नहीं है, एलएलपी का फ्लेवर जो है ना कंपनी के जैसा है। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होगा, क्योंकि पार्टनरशिप आप लोग पढ़ा हुआ भी है, प्लस आपको पता है कि उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, है ना। आप चाहो तो 3 घंटा में पूरा पार्टनरशिप 2 बार पढ़ाई करके नक्की करके छोड़ सकते हो। पार्टनरशिप आपका सबसे सिंपल चीज है। पार्टनरशिप इंस्टीट्यूट क्या बोला है, कितना नंबर का पूछेगा, 10 नंबर का, है ना। तुम विश्वास नहीं करेगा, मैं 18 में 20 नंबर का पूछ लिया था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप जैसा चैप्टर भी आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है। मतलब जो लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दलदल के जैसे धंसते जा रहे हैं, बाकी उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो इमीडिएटली जरूरी है कि अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को चेंज करो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का शुरू का चैप्टर्स को छोड़ दो, लास्ट का परफॉर्मेंस डैमेज वाला पोर्शन करो और नेक्स्ट चैप्टर पे अपने मूव ऑन करेंगे, और फिर वो धीरे धीरे पुराना वाला चीज को वापस से रिवाइज करेंगे। ये तरीका आप कब अप्लाई करोगे, जब अपना सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आई हैव गिवन यू कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक अपना सारा चीज खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप जब घर पे पढ़ोगे तो आपको यही तरीका अपनाना है कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाई शुरू नहीं करोगे, आप लास्ट का परफॉर्मेंस के बाद वाला चीज करोगे, बाकी चैप्टर्स करोगे, एंड बाद में फिर आप फ्री कंसेंट, कैपेसिटी, वो सब चीज पढ़ोगे। शुरू में वो सब पढ़ते रहोगे तो बाद का जो छोटा छोटा चीज है जिससे नंबर उठेगा वो स्किप हो जाएगा। अगेन देयर हैव बीन टर्म्स जिसमें पार्टनरशिप का अगर हम सिर्फ बात करें तो 16 नंबर तो पूछा ही है। तो बोल तो दिया 10, लेकिन 16 नंबर भी पूछ ले रहा है, तो सर ये नंबर कहाँ घट रहा है। देयर हैव बीन टर्म्स जहां 20, 22, 18 इस तरीका का मार्किंग है, एंड सोगा से भी ज्यादा नंबर का मार्किंग आता है, ये 15 का आता है। एलएलपी कंटेंट बहुत है, एलएलपी में टीचर के एंगल से कंटेंट कम है, स्टूडेंट के एंगल से कंटेंट बहुत है, क्योंकि ना उसमें सिंपल सिंपल सा चीज डाल दिया, बट आपको तो रीड करना ही पड़ेगा ना। वो चीज को अपने क्लास में खाली डिस्कस कर लेगा तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, आपको रीड करना ही पड़ेगा, तो आपके लिए ना बल्कि चीज है। तो एलएलपी के अंदर में ना डिस्कशन 2 भाग में बढ़ जाता है, एक अच्छा चीज, एक बेकार चीज। बेकार चीज मई 18 वाले टर्म में, नवंबर 18 वाले टर्म पे नहीं था। उसके बाद से इन लोग का मन में क्या खुरापाती घुसा, दे हैव एडेड ऑल दोस थिंग्स बट दे नेवर इंक्रीज द मार्किंग्स। मार्क्स उन लोग फिर भी बोल दिया भाई इसका औकात 5 नंबर का ही है। हो सकता है आपके टर्म से उन लोग नंबर भी बढ़ा दे उसका। अपने अगर ये मान लो 5 के बदले अगर 15 नंबर एलएलपी से ही पूछ ले, तो अपने इंस्टीट्यूट के सामने जाके धरना थोड़ी दे सकते हैं कि भाई तुम 5 बोले थे, 15 का क्यों पूछ लिए। एंड इसीलिए अपने लिए सारा चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट। आप में से एक जन, अगेन आई विल नॉट टेक नेम्स, मेरे को फोन किया था, पूछा था सर आप मेरे को इंपॉर्टेंट चैप्टर बताओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ, हम पहले वो पढ़ाई करेगा। वो अप्रोच राइट नहीं है। प्रोफेशनल एग्जाम में एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नेवर नो इंस्टीट्यूट आपके साथ कब गेम प्ले कर जाएगा। अगर गेम प्ले नहीं किया, हम जो टॉपिक बता दिया वही आ गया, तो भाई हम अच्छा दिखाई देगा, और गेम प्ले कर दिया, हम जो टॉपिक बताया वो नहीं आया, अरे सर बोले थे देखो आया नहीं, सब बेकार बेकार बात बताते हैं, तो वो रिस्क आपने लेगा ही नहीं। अब इन सारा चीज में आपको एक और चीज हम इनडायरेक्टली बता दिया है, आपको एक बार डायरेक्टली कॉल आउट कर देता है, वो है ये सारा पैटर्न को अगर अपने समझे तो ऑन एन एवरेज केस स्टडी जो है आपका 26 से लेके 30 नंबर तक का रहता है, और आपका जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो मोटा मोटी 45 से लेके 50 नंबर का रहता है। अब ये जरूरी नहीं, ये मत बोलना सर ये 50 है, ये 30 से 80 हो गया, एक रेंज आपको बता रहा है। 72 मार्क्स का आपका पेपर है ना, 60 नंबर का अटेम्प्ट करना है, 72 मार्क्स, तो मोटा मोटी ये रेंज है। अगर एग्जैक्ट रेंज का बात करें तो 26 और 46, 26 आपका केस स्टडी, 46 आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। दिस इज हाउ योर पेपर का ब्रेकअप वुड बी। चीज समझ में आया आपको, पेपर के बारे में अच्छा से आपके दिमाग में उतर गया ना पेपर कैसा रहता है। सर वो 26 और 30 का आपने मार्क्स का बोला था क्या, केस का कि टाइम का? मार्क्स मार्क्स मार्क्स, ये सारा बात मार्क्स का कर रहे हैं
है ना। केस स्टडी जो है 26 का भी हो सकता है, 27 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है। अगर 30 का पे केस स्टडी आ गया तो उधर आपका 42 का वो आ जाएगा। अगर 30 का केस स्टडी आ गया तो डायरेक्ट क्वेश्चन 42। अगर हम वन वर्ड में, अगर हम मान लो ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता, छोड़ो इसको रहने दो आप, तो आपका केस स्टडी और डायरेक्ट क्वेश्चन का ब्रेकअप क्या रहेगा? केस स्टडी 26 नंबर का रहेगा, केस स्टडी जो है वो 26 नंबर का रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है 46 नंबर का रहेगा। अब देयर कैन बी जहाँ पे केस स्टडी 29 नंबर का आ जाए और ये डायरेक्ट क्वेश्चन 43 मार्क्स का आ जाए, ये 29, ये 30 का आ जाए, है ना, ये आपका से 42 का आ जाए। ये सारा ब्रेकअप हो सकता है। हम आपको एक फेयर आइडिया दे रहा है कि जो 72 मार्क्स का आपका पेपर है, यहाँ जो हम लोग आपको बोला कि आपको टोटल पे 72 मार्क्स का पेपर देगा, उसमें से 60 नंबर अटेम्प्ट करना है। तो ये 72 मार्क्स का ब्रेकअप इज जनरली स्पीकिंग 26 का केस स्टडी, 46 का डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आकाश, आकाश तुम है क्या? हाँ सर। तेरा जो केस स्टडी को लेकर रहता है ना कि सर केस स्टडी में अपने को दिक्कत आता है, तो तुम समझ कि मान ले भाई 25 से 30 नंबर का केस स्टडी है, उस पर अपने को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना है, लेकिन आउट ऑफ टोटल पेपर बीसीआर का 40 नंबर, नॉन केस स्टडी का 40 नंबर, अपने पास में 70-80 नंबर तो वैसे भी अपना कंट्रोल वाला है ना। तो वहां से तो अपने जो अपना स्ट्रेंथ है उसको अपने पहले अपना ग्रिप में लाएगा, एंड केस स्टडी फिर अपने जैसे तैसे भी आके मैनेज करेगा। कंफर्ट दिलाने के लिए बोल रहा है, अपने हाथ में अभी इतना टाइम है कि तुम जब केस स्टडी प्रैक्टिस और कर लेगा तो तेरा उसमें कंट्रोल आ जाएगा, बट हम कंफर्ट जोन पे तुमको लाने के लिए बोल रहा है। सर ऐसे जनरली फिक्स नहीं रहता, आई मीन लॉ 60 मार्क्स एंड बीसीआर 40 मार्क्स, आई मीन यही तो पैटर्न रहता है ना। फिर लॉ आउट ऑफ 72 आप बोल रहे थे। अरे भाई, भाई इसका क्वेश्चन का कोई आंसर देगा कि हम दें? अरे अमन, हाँ बोल। मैथ्स का पेपर अटेंड किया है कभी? हाँ किया था। हाँ, तो उसमें क्या होता था कि क्वेश्चन वन में 10 क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, एंड देन आगे का क्वेश्चन में चॉइस है तुम्हारे पास। जैसे इंग्लिश का पेपर्स में होता था कि पहले टेम्पेस्ट जो करना है वो कंपलसरी है, आगे का जो क्वेश्चन है उसमें से कोई भी करना है। तो इसमें वही क्वेश्चन वन कंपलसरी है, और 2 3 4 5 6 में से कोई, मतलब कि 5 क्वेश्चन देगा तुमको, 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी 5, इसमें 5 में से कोई भी 4 देखो करना होगा। सब 12-12 मार्क का रहेगा, उसमें देखो कोई भी 4 मार्क 4 ठो करना पड़ेगा, तो वो 48 मार्क्स वो हो गया, एंड 12 मार्क्स ये हो गया, तो 60 मार्क्स का तुम्हारा लॉ रहेगा। मन देख इधर, इधर देख, स्क्रीन पे देख, ये अपने बात किया था ना, ये अपना क्वेश्चन है, अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। ये टोटल 5 है, 5 में से 4 लिखना है, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिला ना, इसीलिए हम ये 60 प्लस एक्स्ट्रा वाला 12 मार्क्स इक्वल टू 72 का बात कर रहा है। हाँ क्लियर सर, समझ गया, समझिए। ठीक है, तो अभी हमको ये बताओ, आपको फायदा लग रहा है ना कि ये सारा चीज पता है तो अपने पेपर पे अच्छे से अटैक कर पाएंगे? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ग्रेट। तो देखो, आज का क्लास का मेरा 2 डिस्कशन था। पहला डिस्कशन मेरा हो गया, पहला डिस्कशन मेरा यही था कि आपके साथ हमको पेपर पैटर्न वगैरह को समझाना था आपको, वो हो गया। दूसरा मेरा आज का क्लास का एजेंडा क्या है? मेरा आज का क्लास का एजेंडा आपके साथ है कि ये जो बीसीआर का पोर्शन है इसमें से कुछ शुरू करते हैं। तो क्योंकि आज अपने हल्का क्लास रख रखे हैं, तो अपने सबसे पहले ये मीटिंग्स के साथ ही शुरू करते हैं। ठीक है, हम जानबूझ के आपको ये, अभी हम मीटिंग्स का, सुनो एक सेकेंड, ये मीटिंग्स का नोट्स है, हम जानबूझ के ये नोट्स आपको अभी तक ग्रुप में भेजा नहीं है। क्यों नहीं भेजा है? आपको इसका कोई प्रिंट प्रिंट निकालने का जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। अभी अपने क्लास में जो भी बात करेगा, इसका मार्किंग करेगा या जो भी चीज करेगा, और वो वाला भी हम आपको भेजेगा मार्किंग वाला, आप उसको इस पे स्क्रीन पे पढ़ लेगा, हो जाएगा। फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है नहीं सर हमको हार्ड कॉपी चाहिए, आप प्रिंट निकालोगे, तो फिर हम ब्लैंक भी आपको भेज देगा, आप अपने कंफर्ट पे चीज को देख सकोगे।
सर ये जो मीटिंग है ये समथिंग रिलेटेड टू प्रपोजल है क्या? क्या चीज? जो मीटिंग्स जो है टॉपिक, ये समथिंग रिलेटेड टू प्रपोजल राइटिंग है क्या? नहीं, ठीक है। ये उससे भी सिंपल चीज है। कॉपी करना नहीं करना चॉइस इज योर्स। मेरा ओपिनियन ये है, कॉपी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत आएगा नहीं, तो आप आराम से सिर्फ सुनते चलो। देखो, मीटिंग्स का जनरल अगर हम बात करें कि सर व्हाट डू वी मीन बाय मीटिंग, तो बिफोर आई से आप क्या मेरे को बता सकते हो, क्या क्या समझते हो आप? मीटिंग आपने बोल रहे हैं तो मीटिंग का क्या मतलब है? कन्वर्सेशन बिटवीन मेनी पीपल, कि लाइक कोई एग्जैक्टली बहुत सारे लोग हैं, उन लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, वही तो मीटिंग हो गया। इन लोग आपस में व्हेन दे आर टॉकिंग या दे आर डिस्कसिंग समथिंग, तो ये बात करने का, डिस्कस करने का कोई पर्पस होगा ना। ये पर्पस क्या होगा? व्हाट वुड बी मेन पर्पस ऑफ एनी मीटिंग? आज अपने भी अभी जो बातचीत कर रहे हैं ये क्या है? मीटिंग ही तो है ना, अपने तो जूम मीटिंग ही कर रहे हैं। तो ये अपने जो मीटिंग कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस? पर्पस इज कि अपने को एक गोल अचीव करना। कोई भी गोल हो सकता है। वो गोल जो अपने को अचीव करना है, एक्चुअली अपने करना क्या चाह रहे हैं? उस गोल को अचीव करने के लिए अपने डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। यही तो किसी भी मीटिंग का पर्पस है कि वी आर ट्राइंग टू टेक सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। प्लीज अंडरस्टैंड, अपना सब्जेक्ट मैटर क्या है? बिजनेस करस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग। चैप्टर सब्जेक्ट क्या है? बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस करस्पॉन्डेंस मतलब आपके दिमाग में एकदम से अभी अपना डिस्कशन पे ये होना चाहिए कि भाई आप किसी कंपनी का बड़ा आदमी है ना, सीईओ है, सीएफओ है, हायर सीनियर लेवल का मैनेजर है, और आपको अपना धंधा संभालना है। आपके पास 400 आदमी काम कर रहा है, तो आप वो 400 आदमी को मैनेज करोगे। तो 400 आदमी को मैनेज कर रहे हो तो कैसे मैनेज करोगे? आप अपना टीम को कैसे हैंडल करोगे? बड़ा बड़ा कंपनी में कैसे होता है? आज विप्रो जैसा कंपनी में 1 लाख 1.25 लाख एम्प्लॉय है, उन सबको मैनेज करना है, कैसे मैनेज करते हैं? हाउ टू कंट्रोल देम? कंट्रोलिंग करने का सिंगल तरीका इज कांस्टेंट कम्युनिकेशन। जहां कम्युनिकेशन अपने कम कर देगा अपना एम्प्लॉइज के साथ, अपना अदर स्टेक होल्डर के साथ, अपना बिजनेस खराब हो जाएगा। लाइफ में किसी भी चीज के लिए कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिजनेस में भी वही काम करता है। अगर आप ढंग से कम्युनिकेट कर पा रहे हो ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो ही आपका बिजनेस अच्छा तरीका से सस्टेन करेगा। इस सब्जेक्ट में अपने पढ़ेंगे बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। तो अपने बिजनेस करेस्पॉन्डेंस मतलब बिजनेस से रिलेटेड अपने को जो कम्युनिकेशन करना है उसका, अब अपने बोलते हैं ना फॉर्मल बात करना, इतना फॉर्मल क्यों हो गया? तो अपने जब बिजनेस का बात करें तो अपने समझेंगे व्हाट आर द राइट प्रोसेस, राइट प्रोसीजर्स, जिसके तरीका से अपने फॉलो करके बड़ा बड़ा कंपनी में मीटिंग को हैंडल करते हैं। साथ में अपने समझेंगे क्या जरूरी है हर समय एक प्रॉपर तरीका से ही होगा कि बिना प्रॉपर तरीका से भी हो सकता है? सर ये सारा चीज समझना ही क्यों है? आप बताए थे अभी थोड़ा देर पहले जब सिलेबस बता रहे थे कि मीटिंग इज नथिंग बट अ पोर्शन ऑफ राइटिंग स्किल, है ना? मीटिंग इज अ पोर्शन ऑफ राइटिंग स्किल। तो हमको आपको समझाना पड़ेगा ना पहले कि भाई आपको इसमें क्या राइटिंग स्किल लगाना है। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा कि मीटिंग होता क्या है, मीटिंग में क्या होता है, मीटिंग के बाद क्या होता है, मीटिंग के दौरान क्या करना पड़ता है, जब तक ये सारा चीज आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप मीटिंग से रिलेटेड राइटिंग स्किल सीख ही नहीं पाओगे। तो अपने पूरा मीटिंग का प्रोसेस को समझेगा। इन प्रोसेस से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट फिर भी अगर ये प्रोसेस को नहीं समझेंगे तो आप ये राइटिंग स्किल नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे को ये आपके साथ में डिस्कशन करना है, और एकदम प्रैक्टिकल है, 100% प्रैक्टिकल है। कोई जबरदस्ती का बातचीत नहीं दिखाई देगा आपको इसमें। अपने जब भी बोलते हैं मीटिंग, सोचो अभी कोरोना टाइम चल रहा है ना? थिंक अबाउट ओला, यूबर, इन लोग सबका क्या हालत हो रहा होगा। अभी तो चलो थोड़ा थोड़ा ईज आउट हुआ, गाड़ी वाड़ी उन लोग का चालू हो गया बाजार में।
जब एकदम पूरा से बंद चल रहा था, इन लोग इतना सारा लोगों को निकाला, है ना। आप न्यूज में सुने कि भाई कंपनी ने, न्यूज में अपने सुने थे ना कि कंपनी ने ले ऑफ कर दिया। ले ऑफ कर दिया मतलब एम्प्लॉय लोग को नौकरी से निकाल दिया। कितना सारा ड्राइवर पार्टनर्स को बोला भाई तुम अपना देख लो, अपने अब ओला में तुमको और कंटिन्यू नहीं करेंगे, यूबर में हम तुमको और कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये सारा चीज जब भी हुआ तो इन लोग क्या, ऊपर में जो बैठा हुआ है वो आदमी खुद से, जैसे ओला में भावेश अग्रवाल क्या खुद से डिसाइड कर लिया कि भाई निकाल दो? नहीं ना, ये अपना टीम को बोला होगा कि भाई अपने को मिलना है, बात करना है, प्रोबेबली उन लोग जूम पे बात किए होंगे। अच्छा, ये जब बोला होगा कि बात करना है तो उस टाइम पे ध्यान से सुनते जाना, मेरा हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है। ये जब इन लोग को बोला होगा कि बात करना है, उस टाइम पे बात करने के लिए कुछ लिस्ट दिया होगा ना कि भाई आज अपने जूम पे इतना बजे जब मिलेंगे तो हम लोग इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे बात करेंगे, और इस पे बात करके हम लोग कोई ना कोई डिसीजन ले लेंगे। यही तो टॉपिक रहा होगा इनका। ये जो लिस्ट इन लोग बनाएगा ना, जिसपे इन लोग मीटिंग पे डिस्कस करने वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं मीटिंग का एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है, एजेंडा इज अ वर्ड विच मीन्स कि हम लोग इन इन बातों पे चर्चा करेंगे। जैसे हम आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जब लिखा था कि डू नॉट मिस टुडेज क्लास, वी विल डिस्कस अबाउट पेपर पैटर्न एंड बीसीआर। तो ये पेपर पैटर्न और बीसीआर इज नथिंग बट इट वाज माय एजेंडा फॉर दिस मीटिंग, जो अपना अभी ऑनगोइंग है। एजेंडा का मतलब वो जो मीटिंग चालू होने के पहले, मीटिंग चालू होने के पहले ऑलरेडी मीटिंग में आने वाले लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए। आपके एग्जाम में आपको क्या करेगा, आपको बोलेगा एक पर्टिकुलर मीटिंग होने वाला है इस चीज से रिलेटेड, यू बीइंग अ प्रोफेशनल ड्राफ्ट वन एजेंडा। आपको बोल देगा एक एजेंडा बना दो। आपको अपना दिमाग यूज करके कि भाई अपने अगर ये बिजनेस का मीटिंग है, से परचेज से रिलेटेड, से सेल से रिलेटेड, से कोई R&D से रिलेटेड, तो उसमें अपने को क्या 3 4 5 पॉइंट पे डिस्कस करना चाहिए, अपने दिमाग से आपको वो पॉइंट्स बनाना पड़ेगा। एंड दैट इज वेयर योर एनालिटिकल स्किल विल वर्क इन टू प्ले। तो अपने ये एजेंडा तो बनाएंगे, समझ में आ गया। एजेंडा बनाएंगे, लोगों को भेजेंगे, लोग आएंगे, मीटिंग करेंगे। फिर जब मीटिंग करेंगे तो आप किसी एक पर्सन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाएगा कि भाई अपना पूरा मीटिंग में जो भी बात हो रहा है तुम उसका एक बुलेट बनाते चलो, और जब मीटिंग खत्म हो जाएगा तुम उसका एक बढ़िया सा एक रिपोर्ट बना देना कि आज ये 2 घंटा का मीटिंग में हम लोगों ने ये बातचीत किया और इन बातों से हम लोग का ये कंक्लूजन निकल कर आया। और वो जो फाइनल कंक्लूजन अपना निकल कर आएगा एजेंडा के बाद से, एजेंडा के बाद मीटिंग हुआ, मीटिंग के बाद जो अपना फाइनल कंक्लूजन निकल कर आएगा, उस कंक्लूजन को जो आप एक पर्टिकुलर रिपोर्ट में लेकर आ जाओगे, उस रिपोर्ट को ही हम लोग बोलते हैं मिनट्स। जो हम थोड़ा देर पहले राइटिंग स्किल पे लिखा था, जो विकास पूछ रहा था, मिनट्स। मिनट्स का मतलब अ समराइज्ड रिकॉर्ड, rather डिटेल में रहता है, रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग व्हाट हैपेंड इन द मीटिंग। जो इंसान मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया फॉर एनी रीजन, उस इंसान को पूरा का पूरा मीटिंग वापस से तो नहीं मिलेगा ना। उसको क्या मिलेगा, उसको ये मिनट का डॉक्यूमेंट देखना होगा। वो जैसे ही इस डॉक्यूमेंट को देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि भाई आज इन लोग ये सारा चर्चा किया। लीगली जितना भी लीगल रिक्वायरमेंट वाला मीटिंग्स होता है, आपको मिनट फ्रेम करना पड़ता है, और उसके बाद ये मिनट जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को जमा करना पड़ता है। ये काम कौन करता है, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी ये काम करता है। जो लोग CS होते हैं वो इस कंपनी का ये काम संभालते हैं। उनका काम है ये मिनट्स रिकॉर्ड करना, उनका काम है समय समय पे मिनट्स अपडेट करना। जितना बड़ा लोग होता है ना, अपने लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, अपना हर एक मीटिंग का डिस्कशन पे तो CFO को बुला के नहीं बैठेगा।
सीएफओ के पास क्या इतना फुर्सत है हर एक मीटिंग को डिटेल में समझेगा? नहीं। वो क्या करता है, अपना रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट हेड से बोलता है कि भाई ये मंथली तुम मीटिंग करे होगे, वीक में अपना एम्प्लॉय लोग से तुम मिलते होगे, मीटिंग करते होगे, उस मीटिंग का ये मिनट्स मेरे को भेज दो। और उन लोग का क्या काम रहता है, एक दिन में उन लोग 30-40 मिनट को देख लेता है, उन लोग को पता हो जाता है पिछला 10 दिन में मेरा कंपनी का क्या प्रोग्रेस है। आपको समझ आ रहा होगा कि ये मिनट कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और इसीलिए कानून के नजर में हम लोग इस मिनट्स को लीगल एविडेंस के जैसे भी मान लेते हैं। अभी तक हम आपको जो बात बोला, अगर हम उसको समराइज करने का कोशिश करें, हेवी नहीं लग रहा ना आपको? आराम से संभाल पा रहे हो तो? हाँ सर, संभाल पा रहे हैं। अभी तक आपने जो बात किया, अगर हम उसको शॉर्ट वे में समराइज करने का कोशिश करें तो डिस्कशन वुड बी, अपने सबसे पहले एक नोटिस बनाते हैं। जब तक नोटिस नहीं बनाएंगे, नोटिस क्या होता है? नोटिस इज एन इंफॉर्मेशन विच वी हैव टू गिव टू लोग, टू द पार्टिसिपेंट, टू द पीपल। तो अपने एक नोटिस बना के, ये नोटिस जो है हम मीटिंग में जिनको बुलाना चाहते हैं उनको हम बोलेंगे पार्टिसिपेंट्स, उनको ये नोटिस भेज देंगे। सर नोटिस भेज देंगे मतलब कुछ नहीं है, नोटिस में लिखा रहेगा सच एंड सच डेट को सच एंड सच मीटिंग इन लोगों के बीच में होने वाला है। मतलब सर समझ गए, नोटिस के साथ में आप अटैच कर दोगे एजेंडा। नोटिस के साथ में हम एक एजेंडा स्टेपल मार देंगे, भाई ये नोटिस है, ईमेल कर रहे हैं तो अटैचमेंट घुसा देंगे कि भाई ये नोटिस हम तुमको भेज रहे हैं, तुमको समझ में आ गया, इस दिन मीटिंग होने वाला है एंड मीटिंग में अपने इन बातों पे चर्चा करेंगे। जब इन पार्टिसिपेंट्स को ये नोटिस मिलेगा तो वो अपना शेड्यूल देखेगा, भाई वो उस दिन फ्री है नहीं है, और उसके हिसाब से, अब ऊपर से आएगा तो फ्री नहीं है तो फ्री करना पड़ेगा इन लोग को अपने आप को। और इन लोग पार्टिसिपेंट लोग फिर क्या करता है, इन लोग मीटिंग अटेंड करता है। Some people may not attend, है ना? When I say participant, I hope you are understanding, हम यहाँ इंसान का बात कर रहे हैं। तो हो सकता है एक अटेंड किया, या 3 बना देते हैं, हो सकता है 2 अटेंड किया, 1 अटेंड नहीं किया, पॉसिबल है। अब जब मीटिंग हो रहा है, अब जब मीटिंग हो रहा है, फिर क्या होगा? आफ्टर दिस मीटिंग हम एक रिपोर्ट बनाएंगे कि मीटिंग में क्या हुआ, रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस डन इन द मीटिंग। समझ रहे हो बात? ये मिनट बना के हम लोग क्या करेंगे, आप जनरली क्या करते हैं, ये मिनट बना के ना हर वो लोग जो मीटिंग अटेंड किया उसको भी भेज देते हैं, हर वो लोग जो मीटिंग अटेंड नहीं किया उसको भी भेज देते हैं। इसको क्यों भेजते हैं सर? टू गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज लोग जब मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग में ये भी तो डिसाइड होगा ना कि भाई तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है। बाद में कोई मुकर गया तो भाई हमको ध्यान ही नहीं रहा। तो अपने मिनट बनाने वाला आदमी का ये जिम्मेवारी है कि तुम मीटिंग का मिनट को इतना बढ़िया से बना दो कि सामने वाला आदमी को पता हो कि उसका जिम्मेवारी क्या है। अपने उसका वो जिम्मेवारी पूरा रिकॉर्ड करवा देते हैं, उसको उसका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पता रहना चाहिए। और जो आदमी नहीं आया उसको भी भेज देते हैं। उसको क्यों भेज देते हैं सर? उसको अपने ये भेज कर बता देते हैं कि भाई अपने मीटिंग में ये सारा डिस्कशन किया
और तुम्हारे ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुका है। एक बात बताओ, कंपनी के एंगल से सोचने बोला था हम आपको। मान लो हम बॉस है, आप लोग सब काम कर रहे हो कंपनी में, मेरे एक लेवल जूनियर, 2 लेवल जूनियर पे काम कर रहे हो। हम ये मीटिंग किया, आप लोग को बुलाया, अपने डिस्कस किया, आप लोग के साथ में करने के बाद में आप ही लोग में से एक जन को बोला मिनट बनाओ, और वो सबको भेज दिया, और उसके बाद हम भूल गया मतलब हम एकदम 6 महीना तक हम शांत बैठ गया। तो क्या आपको लगता है हर एक जन, आप लोग जिनको जो काम दिया था आप लोग करोगे? क्या लगता है हर एक आदमी करेगा काम? 6 महीना 8 महीना तक हम शांत से बैठे, नहीं सर। नहीं करेगा। जो 2-4 सीरियस बच्चा होगा वो कर लेगा, बट उसको भी फिर बाद में क्या फीलिंग आएगा, अरे सर तो चेकिंग ही नहीं करते, तो अपने का क्या जाता है, अपने क्यों मेहनत करें, अगला कर रहा है तो करे, है ना। तो फिर अपना दिमाग में क्या रहेगा, बने रहो, पगला काम करेगा अगला, अपने फिर काम करना छोड़ देंगे। इसीलिए मिनट के बाद हम लोग रुकते नहीं है, मिनट के बाद हम लोग एक और कांड मचाते हैं। मजेदार चीज, मिनट के बाद हम लोग एक और चीज बना देते हैं, ATR। सर क्या होता है ये? एक्शन टेकन रिपोर्ट। मतलब हम मिनट बना के आप लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया ना, आप लोग को ये वहां पे देखो, आप लोग को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भेज दिया ना, भाई तुमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग को देने के बाद तुमको बोल दिए हैं कि बेटा देख, मिनट बना के तो हम तेरे को दे दिए, अब तुम मेरे को बताओ तुमने क्या एक्शन लिया, अब तुम मेरे को बताओ तुमने क्या एक्शन लिया मेरा दिया हुआ काम पर। तो अब तेरे ऊपर क्या हो गया, काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारा ATR नहीं आएगा तो मेरे को पता है इसका ATR नहीं आया, हम पकड़ लेगा तुमको। और तुम्हारा ATR आ गया, भले हम ATR चेक नहीं करें, बट कम से कम तुम्हारे ऊपर तो हम बॉदरेशन डाल दिया ना कि तुमको तो ये बना के देना पड़ेगा। आप फ्लो समझ पा रहे हो? कंपनी में देखो ऐसे ही होता है ना। जब ऊपर वाला आदमी को नीचे वाला आदमी के लकड़ी करना होता है ना, डंडा करना होता है, तो इसी तरीका से होता है। सर प्रोसेस तो समझ गए, हमको एग्जाम में क्या करना है, आपको एग्जाम में क्या क्या चीज करना पड़ सकता है। नोटिस बनाओ, राइटिंग स्किल। एजेंडा बनाओ, राइटिंग स्किल। जनरली ये एक साथ ही रहता है, अलग से नोटिस आपके एग्जाम में नहीं आएगा। फिर मिनट्स बनाओ, राइटिंग स्किल। फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाओ। तो बाय द टाइम वी विल फिनिश दिस चैप्टर, you should be able to draft agenda, you should be able to draft minutes, you should be able to draft action taken report। तो आपको क्या समझना है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में आपको समझना है एजेंडा का फॉर्मेट क्या होता है, उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मिनट्स का फॉर्मेट क्या होता है, उसमें क्या आएगा नहीं आएगा, ATR का फॉर्मेट क्या होता है, क्या आएगा नहीं आएगा। इसको समझने के पहले हम लोग एक छोटा सा चीज समझेंगे कि मीटिंग जो है वो कैसा कैसा टाइप का हो सकता है। मीटिंग क्या हो सकता है सर? मीटिंग देखो क्या हो सकता है, क्या तो मीटिंग फॉर्मल हो सकता है या इनफॉर्मल हो सकता है। हम अभी तक आपके साथ जो भी ज्ञानबाजी किया वो सब क्या बात कर रहा था, फॉर्मल मीटिंग का बात कर रहा था सर। इनफॉर्मल मीटिंग का मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल मीटिंग का मतलब होता है आप लोग सब आपस में उठकर गया चाय पे चर्चा करने, कंपनी में काम कर रहा, ब्रेक लेने का मन किया, बॉस को गाली देना है, तो हम लोग क्या करते हैं, चाय पीने निकल जाते हैं और बॉस को जितना गरियाना है गरिया देते हैं, फिर पता होता है भाई यही जीवन है, वापस आके काम करने बैठ जाते हैं। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। तो वही काम आप करते हो, उसको अपने बोल देते हैं इनफॉर्मल। फॉर्मल मीटिंग, जैसे ही हम आपको बोलता है फॉर्मल मीटिंग, तो ये फॉर्मल मीटिंग ना 2 अलग अलग तरीका का हो सकता है। एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट आपके दिमाग में ना ये उतरा हुआ होना चाहिए। ये फॉर्मल मीटिंग आपके साथ देखो क्या तो रिलेटेड टू ऑपरेशन हो सकता है। ऑपरेशन मतलब कंपनी में जो काम करना है, कंपनी में जो काम करना है ना। जैसे ये कोरोना काल पे ले ऑफ करना पड़ा, जैसे मानो अगर कंपनी के पास कोई नया प्रोजेक्ट आ गया, तो उस नया प्रोजेक्ट को अचानक से ना आएगा, अचानक से नया प्रोजेक्ट आया, अचानक से पता चला गवर्नमेंट का कोई टेंडर निकला है, तो भाई पहले से प्लानिंग नहीं था,
अचानक से पता चला, अचानक से मीटिंग कॉल किया, भाई इसका काम कैसे करना है। या फिर हम अपना टीम लीडर होने के कारण अपना टीम मेंबर्स को बोला कि भाई अपने ना एक वीकली मीटिंग फिक्स रखते हैं, कुछ हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो अपने खाली मिल लेंगे। तो ये भी फॉर्मल ही है, लेकिन फॉर्मल को हैंडल करने का तरीका हम थोड़ा सा इनफॉर्मल बना के रख रहे हैं कि टीम बॉन्डिंग बना रहे, बट आएगा वो फॉर्मल के अंदर ही। और एक तरीका है ऑर्गेनाइजेशनल। सर व्हाट डज दिस मीन? ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग का मतलब जो कानून आपको बोलता है कि बेटा तेरे को करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हर कंपनी को साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग करना पड़ता है। हर कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करना ही पड़ता है, शेयर होल्डर्स को बुला के मीटिंग करना ही पड़ता है। थोड़ा दिन पहले रिलायंस एजीएम को लेकर इतना कहानी चल रहा था, आप लोग सुने होंगे न्यूज में। दूसरा चीज, और एक क्या तरीका का मीटिंग होता है सर ऑर्गेनाइजेशनल में? कंपनी का सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलना ही पड़ता है। कब कैसे कितना बार मिलना पड़ता है ये सारा आप बीकॉम सेमेस्टर 2 में या फिर सीए इंटर में पढ़ोगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग को आपस में मिलना पड़ता है, वो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग में बात करते हैं। तो जो चीज मिलना ही पड़ता है बिकॉज कानून बोल दिया, वो हो गया ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग। और जो एडहॉक बेसिस पे होता है, एडहॉक मतलब अचानक से डिसाइड किया, तो वो हो गया आपका ऑपरेशनल मीटिंग। जनरली ये किसके साथ होता है? एम्प्लॉय और मैनेजमेंट आपस में लोग चर्चा करते हैं, ये थोड़ा बड़ा लेवल पे होता है। दोनों ही केस में अपने टाइम, प्लेस, ड्यूरेशन ये सबको फिक्स कर देते हैं पहले से कि भाई अपना मीटिंग होगा, और ये फिक्स करते हैं मतलब हम लोग इन दोनों ही केस में एजेंडा वगैरह बना के पहले से दे देते हैं। अभी तक हम जो भी बात आपसे किया, राइटिंग स्किल आपको नहीं बताया अभी तक, लेकिन बैकग्राउंड बताया। क्या यहां तक कंसेप्चुअली यू आर ओके? यस सर। हाँ सर। ये कंसेप्ट पूरा अपने को क्लियर होना चाहिए। तो चलो बढ़िया। सर हम बोल रहे थे कि क्वेश्चन में जो जो देगा मतलब या तो नोटिस दे देगा बनाने के लिए या तो मिनट्स दे देगा, सब कुछ बनाना पड़ेगा जो भी। नोटिस भी नहीं देगा। देखो सब कुछ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज सब कुछ देगा तो फिर आपको 7-8 नंबर का तो देना पड़ेगा, 10 नंबर का तो देना पड़ेगा। और अपने अभी अभी देखा ना अपना क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। अपना पैटर्न तो पेपर का ऐसे रहता है ना। अभी ऐसे में आपको सब कुछ कैसे देगा? वर्स्ट केस अगर दे दिया तो आप क्या करोगे? छोटा 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 बना के छोड़ दोगे, फिर डिटेल में कुछ बनाएंगे ही नहीं अपने। तो अब अपने समझने वाले हैं ये सारा चीज, और एक बार क्विकली आपको हम जो नोट्स देगा उसको आप देख लो कि उसमें क्या रहेगा। हम क्यों आपको कॉपी करने वगैरह सब मना किया था, खाली वो हम स्लाइड भेजेगा आपको, जब वो नोटिस एजेंडा वाला चीज आप कहीं पे अपना नोट्स में ड्रॉ कर लेना। ये जो आपके पास हम नोट्स भेजेगा अभी व्हाट्सएप पे, ये सारा चीज इसमें ऑलरेडी हम जो भी आपसे बात किया ना सब कुछ इसमें डाल दिया है। क्विकली देख लो एक बार। मीटिंग का मतलब जब लोग साथ में आते हैं कुछ इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग इज मीटिंग। मीटिंग्स क्या है? वो फॉर्मल मीटिंग हो सकता है या फिर इनफॉर्मल मीटिंग हो सकता है। ये फॉर्मल हो गया है ना। और एक दूसरा टाइप का होता है इनफॉर्मल मीटिंग्स, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। फॉर्मल मीटिंग का अगर हम फर्दर बात करें तो फॉर्मल मीटिंग कैन आइदर बी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग या ऑपरेशनल मीटिंग। ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग पे अभी हम आपको बताया, फॉर एग्जांपल एजीएम, बोर्ड मीटिंग। ऑपरेशनल मीटिंग पे क्या तो हफ्ता में एक बार मिलेंगे रेगुलर, या अचानक से कोई प्रोजेक्ट आया अचानक से मिलना पड़ा, एडॉक। एडॉक का मतलब हो गया अचानक से मीटिंग की। तो जो भी कंपनी का, बारिश हो रहा है यहाँ पे बहुत तेज,
जो भी कंपनी का सेल्स से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड सब मीटिंग होता है वो सब ऑपरेशनल मीटिंग के कैटेगरी में फॉल कर जाता है। हल्का सा ज्ञान एक तो क्या है, एकदम ज्ञान का चीज है, कुछ ऐसा है नहीं जबरदस्ती का जो ज्ञान होता है ना। मीटिंग करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, हम जो बात अभी आपको दिखाएगा आप बोलेगा हाँ सर पता ही तो है। सही आदमी को मीटिंग के लिए बुलाओ, ऑब्वियस सा बात है, हम पार्टिसिपेंट तो डिसाइड करके भेजेंगे। सबको इन्फॉर्म करो, करना ही पड़ेगा। एजेंडा डिसाइड करो, करना ही पड़ेगा। एक मीटिंग को चलाने वाला आदमी तो चाहिएगा ना, कि आके सभी बोलने लगेंगे तब तो फिर भेड़ बकरी हो जाएगा, फिश मार्केट हो जाएगा। तो एक फैसिलिटेटर को अपॉइंट कर लेते हैं, और फैसिलिटेटर क्या मीटिंग को हैंडल करता है, मॉडरेट करता है। और उसके बाद मीटिंग में बैठ के कुछ कंक्लूजन पे निकलो, खाली चाय समोसा खा के मत जाओ, और आगे का प्लानिंग करो। यही तो काम है मीटिंग का, नहीं तो अपने मिले ही क्यों है। एंड सबको अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, सबको फील कराओ कि भाई तुम्हारे लिए लाइफ में आगे और अपॉर्चुनिटी हम तुम्हारे लिए बिल्डअप कर रहे हैं। यही सब चीज तो ऑफिस में ज्ञान करना पड़ता है ना यार, है ना। तो आप अभी से अगर अपना माइंडसेट को, इन सारी चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ना सीख जाओगे ना, तो बाय द टाइम यू विल बिकम सीए, और आप जब इंटरव्यू पे बैठोगे तो आप चीजों को ना बहुत अच्छे से निचोड़ कर प्रेजेंट कर पाओगे। एंड दैट इज वेयर योर कम्युनिकेशन स्किल विल अगेन कम इनटू पिक्चर। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर सामान होना चाहिए ना, कम्युनिकेट क्या करना है, तो वही ये सारा कंटेंट है। अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल ज्ञान, ये सारा ज्ञान बहुत जरूरी पड़ता है बिजनेस में, लाइफ में, जॉब में सक्सेस पाने के लिए। फिर अपने बात किया एजेंडा, नथिंग स्पेसिफिक। मीटिंग के बिफोर बनता है ये एक मीटिंग का फ्रेमवर्क डिसाइड कर देता है। मिनट्स मीटिंग के बाद बनता है, रिकॉर्ड है, ये कानून के नजर में एविडेंस का काम भी करता है। फिर देखो एक्शन टेकन रिपोर्ट, जनरली क्या होगा सोचो, ये चीज आप देख रहे हो, जिस दिन मिनट बना क्या उसी दिन एक्शन टेकन रिपोर्ट बन पाएगा क्या? उस दिन थोड़ी बनेगा। मिनट बना, जिम्मेवारी दिए, वो 5-7 दिन तो कम से कम काम करेगा ना, 5-7 दिन तो कम से कम काम करेगा ना, उसके बाद तो वो बनाएगा कि भाई हम ये एक्शन लिया है सर। तो इसीलिए यहाँ हम आपको बोलेगा कि ये देखो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है टिपिकली इट इज कंपाइल्ड फ्यू डेज आफ्टर अ मीटिंग से 5-7 डेज, कि भाई अपने क्या क्या एक्शन लिए हैं। सिंपल सा चीज हो रहा है, एक बार देख लेते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट कैसे बनता है। एक पैरा छोटा सा, एग्जाम में क्या करेगा आपको, ये देखो एग्जाम में आपको ऐसा एक क्वेश्चन दे देगा, एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाओ, क्योंकि एक मीटिंग आप किए थे किसी अपना क्लाइंट के साथ, और उसका ना बहुत दिन से बकाया है, पैसा नहीं आ रहा है, तो उसके साथ तुमको बोला गया कि तुम एक मीटिंग करके आना और उसका हमको एक रिपोर्ट दे देना, तुमने क्या एक्शन लिया। हम लोग डिसाइड कर लिया उस क्लाइंट के साथ पैसा इकट्ठा करना, तो तुमने उसके लिए क्या एक्शन लिया वो बताना। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट, एक मीटिंग हुआ था एक पर्टिकुलर जगह पे, ऑफिस पे कंपनी का, और उसमें हम लोग ये सारा डिसीजन लिए हैं, हमने ये एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया है कि भाई हमने क्लाइंट को ये ओनर्स दे दिया है, जिम्मेवारी दे दिया है कि भाई तुम, बहुत दिन हो गया कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा डेट आगे पीछे हो गया है, तुम वो डेट ठीक कर लेना। द क्लाइंट हैड कंपाइल्ड द क्लियर द पेंडिंग ड्यूज बाय 10th जनवरी के बदले से पुट इट 20th जनवरी, तब तक तुम सारा ड्यूज जो है उसको क्लियर कर देना। क्लाइंट थोड़ा और टाइम मांगा, क्लाइंट थोड़ा और टाइम मांगा, क्लाइंट बोला भाई लॉस वॉस हुआ है, तो क्योंकि ये अपना ओल्ड क्लाइंट है, कोई इसके साथ बुरा रिकॉर्ड नहीं था, तो हम उसको और टाइम दे दिए, और फिर फाइनली उसको बोले हैं कि भाई तुम 31 जनवरी तक हमको पेमेंट कर देना। आपको स्टोरी के जैसे हम क्यों बोल रहा है, जस्ट टू गिव यू अ फीलिंग कि भाई अपना सारा का सारा चीज एक सिंपल सा क्वेश्चन पे आपको अपना दिमाग लगाना होगा
कि हम क्या क्या पॉइंट घुसा सकते हैं। आप इसके बदले ये भी लिख सकते थे कि हमने क्लाइंट को अल्टीमेटम दिया है कि भाई तुम्हारा पहले से भी ड्यूज है, तुम हमेशा लेट पेमेंट करते हो, तुम अगर इस तारीख तक अगर इन पेमेंट नहीं करोगे तो तुम्हारा हम 15% पर एनम, 12% पर एनम, 18% पर एनम के रेट से ब्याज लगाएंगे। अगर तुम ब्याज देकर इस दिन तक देते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। तुम ये सारा पॉइंट भी डाल सकते थे कि सर क्लाइंट के साथ ये डिस्कस हुआ, बट अपने अननेसेसरी अपना आंसर को बड़ा क्यों करें। जब अपना छोटा सा काम से काम हो जा रहा है तो अपने उतना सा काम कर दिया। आप कौन है, आप कुछ सेल्स के हेड होंगे, बिजनेस से रिलेटेड कोई हेड होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक अंडरसाइंड वर्ड लिखकर कोई भी एक डेजिग्नेशन यहाँ पे डाल दीजिए। मतलब सिर्फ सर 4 लाइन अंडरसाइंड लिखना वाला है। एरिया एक बार वापस बोल। हम बोल रहे थे कि सिर्फ 4 लाइन लिखना है, बस 4 पॉइंट। हाँ इतना सा लिख देगा, तेरा 4 में 3 नंबर, 4 में 4 नंबर वाला चीज है। अच्छा वो तो बता रहा है ना, मतलब राइटिंग स्किल जो है ना, अपने अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर लिया ना तो अपने को लिखेगा एकदम फ्री फंड का नंबर का एरिया है ये सब। सर वो अंडरसाइंड वाला एरिया क्या बोले? अंडरसाइंड मतलब अगर हम तुमको काम दिया है तो तुम ही तो बनाया ना एटीआर, तो जो आदमी एटीआर बनाया वो अपना नाम और डेजिग्नेशन यहाँ पे लिख देगा। अंडरसाइंड मतलब जो ये कंक्लूड किया, एटीआर बनाया, वो अपना नाम डेजिग्नेशन यहाँ पे लिख देता है अंडरसाइंड में। मतलब अपना जो पोजीशन है वही लिख देंगे ना, अपना कंपनी में जो पोजीशन है। हाँ, तो अब उसमें क्या रहता है, तुम लोग को ध्यान क्या रखना है। देखो गलती क्या करता है स्टूडेंट लोग, बहुत बार ना एग्जाम में क्वेश्चन देते वक्त, जैसे यहाँ पे देख कोई डेजिग्नेशन लिखा नहीं है तो हम कुछ भी लिख दिया यहाँ पे। अगर यहाँ पे मान लो डेजिग्नेशन दे दिया, बोल दिया तुम मिस्टर एक्स है और तुम्हारा डेजिग्नेशन सच एंड सच है, तो यहाँ पे फिर तुम हवा में नहीं लिखेगा, तुम यहाँ पे लिखेगा मिस्टर एक्स और उसका डेजिग्नेशन। नाम लिख सकते हैं ना या सिर्फ पोजीशन लिखना है? नाम लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है। यू कैन राइट नेम हियर, बट जब नाम लिखेगा तो भी डेजिग्नेशन तो लिखना ही है। एटीआर को लेके मन में कुछ शंका है, डाउट है तो पूछो। सर मीटिंग का जो डेट, जगह वगैरह सब गिवन होगा क्वेश्चन में, या नहीं गिवन होगा तो कुछ भी लिख सकते हैं क्या? नहीं नहीं गिवन है तो कुछ भी लिख सकते हैं, गिवन है तो जैसा दिया है वो लिखना पड़ेगा। अब वो तो ठीक है, मतलब एनीथिंग, कुछ भी, Any- कहीं का भी ब्रांच। एनीथिंग। ठीक है। सर पास्ट ईयर्स में एटीआर कभी आया नहीं है। नहीं, ठीक है। एटीआर को लेके कोई डाउट है? होना नहीं चाहिए यार, बहुत सिंपल बात कर रहे हैं आज हम लोग। क्लियर है सर। देखो अब एक बार एजेंडा का बात करते हैं। ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये हम एक्चुअली में हम लोग का कंपनी वगैरह में किस तरीका का एजेंडा बनता था उस तरीका का एक फॉर्मेट डाला है। ओवर टाइम अपने कंपनी में काम करते करते ये सब करना बंद कर देते हैं, फिर ना अपने मतलब अपना ही तरीका से मेल पे डाल देते हैं, चीज को कर देते हैं। बट आप एग्जाम पर्पज के लिए थोड़ा सा चीजों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा। फॉर्मेट को देख के घबराना मत। आप आपके एग्जाम पर्पस के लिए, आप आपके एग्जाम पर्पस के लिए आप यू लुक इट एज पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, 4 बॉक्सेस। फॉर योर एग्जाम पर्पसेस यू कैन इग्नोर दिस, यू कैन इग्नोर दिस। सर फिर आप दिए ही क्यों? हम इसलिए दिया बिकॉज ऑब्वियसली मेरे अंदर ये कीड़ा रहता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोग को पता रहना चाहिए चीज, तो उस चीज को समझाने के लिए। क्या है यहाँ पे एजेंडा? एजेंडा मतलब मीटिंग के पहले, मीटिंग के पहले। तो अपने क्या करेंगे, ऊपर एक हेडिंग देंगे। आपको ऐसे एग्जाम में बॉक्स वॉक्स नहीं बनाना है, ये जस्ट आपको दिमाग में फिट कराने के लिए हम बॉक्स वॉक्स बना के दिया है। आप सिंपल पन्ना में जगह छोड़ छोड़ के लिखो, बन जाएगा अपने आप। आप सबसे पहले ऊपर में मीटिंग का टाइटल दोगे। अगर मान लो प्रोडक्शन डिस्कशन, प्रोडक्शन का R&D से रिलेटेड है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो क्वेश्चन में दिया होगा
बेस्ड ऑन क्वेश्चन आपको अपना मीटिंग का एजेंडा यहाँ पे टाइटल मिल जाएगा। तो जो मीटिंग का आपको टाइटल क्वेश्चन से समझ में आ रहा है अपने वर्ड्स में, वो टाइटल छोटा सा 3-4 वर्ड में बना के यहाँ पे लिख देंगे। हम जब किसी को एजेंडा दे रहा है, दिस एजेंडा इन इटसेल्फ इंक्लूड द नोटिस वाला पोर्शन, तो हमको सामने वाले को बताना पड़ेगा ना कि मीटिंग कब है, कितना बजे है, मीटिंग को कौन बुला रहा है, टू अंडरस्टैंड मीटिंग का इंपॉर्टेंस, मीटिंग कहाँ पर है। आईडी और कोड क्या होता है कंपनी में ना, हर मीटिंग का ना एक फ्यूचर ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से कि हम वो मीटिंग का डिटेल को सर्च कर पाए, एक आईडी बना दिया जाता है। और या फिर अगर आईडी के साथ में और कुछ एडिशनल डिटेल डालना हो, जैसे मानो सेल्स से रिलेटेड है, तो क्या होगा, मीटिंग का आईडी हो सकता है 001, कोड हो सकता है सेल्स। आप बाद में अपना फाइल्स में जाके sales/001 खोजेंगे तो आपको ये मीटिंग मिल जाएगा। तो वो फ्यूचर ट्रैकिंग पर्पसेस से ये सब डाला जाता है। अगेन फॉर योर एग्जाम पर्पसेस, इफ यू वांट टू इग्नोर, यू कैन इग्नोर दिस। तो ये जो भी हम क्रॉस लगा रहे हैं वो जस्ट आपके एग्जाम के एंगल से बता रहे हैं, यहाँ कुछ गलत नहीं है, यू कैन ऑलवेज स्किप दैट। पहला हेडिंग में आप मीटिंग का बेसिक डाल दिया एंड पार्टिसिपेंट का डिटेल कि किसको किसको इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। दिस लिस्ट कैन गो अप टू 100, 50, 20, 25, 30, कुछ भी हो सकता है। तो वो लिस्ट यहाँ पे रहेगा। सर हमको एग्जाम में यहाँ पे नाम वाम लिखना पड़ेगा? यस, आपको थोड़ी खाली डब्बा बना के आना है, आपको हर एक जगह तो डेटा ही तो डालना है। तो वो डेटा आपको सब जगह डालना पड़ेगा, आपको यहाँ पे नाम वाम सब कुछ लिखना पड़ेगा। नाम कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन में दे दिया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में नहीं दिया, मर्जी से कोई भी नाम लिख देंगे, अपना दोस्त लोग का नाम लिख देना। कितना नाम? 3 नाम? हाँ, कितना नाम लिखना पड़ेगा? कोई फिक्स नहीं है, मतलब अगर देख क्वेश्चन में दिया है तो जितना दिया है, नहीं दिया है तो 3-4 नाम लिख दिया, अब हो गया, कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है। सर एक और बात सर, ये फॉर्मेट में जो आपने जैसे लोकेशन राइट साइड में दिया है, ऐसे ही फॉर्मेट मेंटेन करेंगे ना? बिल्कुल नहीं। अब देखो क्या है, हम तुमको याद है हम थोड़ा देर पहले बोला था राइटिंग स्किल के केस में अपने आप को रोबोट बना लेना। क्यों हम ये बात आप लोग को बोलता है, आपको अगर इसको राइट में नहीं लिखना, लेफ्ट में लिखना है, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेट अपने हिसाब से फाइनल कर लो। इसका कोई बाइबल नहीं है, ना इंस्टीट्यूट बोलता है कि भाई तेरे को ऐसे ही लिखना है, लेकिन आप कितना एक्सपेरिमेंट करोगे और क्यों करोगे, रिक्वायर्ड ही नहीं है। एक फॉर्मेट फिक्स मान के चलो और अपना ध्यान रखो कि आज के बाद हम जब भी एजेंडा पढ़ेंगे हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, जिससे कि एग्जाम के टाइम पे आपको सोचना नहीं पड़े। आपको पता है पेन हमको यहाँ पे डेट लिखना है, यहाँ लोकेशन लिखना है, यहाँ टाइम लिखना है और आगे बढ़ जाएंगे सीधा। तो फिक्स अ फॉर्मेट, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दिस फॉर्मेट, प्रिपेयर अनदर फॉर्मेट बट स्टिक टू इट। और उसी फॉर्मेट को हर समय अपने दिमाग में, जहन में बैठा के रखना है कि भाई एग्जाम के टाइम पे अपने इमीडिएटली एकदम इसी फॉर्मेट पे आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखो हम लोग क्या किया, मीटिंग किस बारे में वो तो लिखा नहीं है, ये 2 क्रॉस हम मारा, इस पे बाद में आएगा। उसके बाद वाला डब्बा अपना क्या रहेगा, अब रहेगा कि हम लोग किन किन चीजों पे मीटिंग करने वाले हैं, वो सारा चीज आ गया यहाँ पे। ये एजेंडा है, ये टॉपिक 1 2 3 4 आप नहीं लिखोगे, आप यहाँ पॉइंट नंबर लिख दोगे। और उसके बाद यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च से रिलेटेड है, पहला डिस्कशन होगा टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, दूसरा डिस्कशन उसका मार्केट शेयर कितना हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, उस पे R&D पे हम लोगों ने कितना काम किया है, उसका मार्केटिंग पे हम लोग कितना और फ्यूचर सोच रहे हैं, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाएंगे। टिपिकली हम लोग ना ये सब अगर एजेंडा इतना अच्छा से बनाते हैं ना, तो बड़ा आदमी लोग मीटिंग का हिस्सा बनता है। बड़ा आदमी मतलब रिलायंस का अगर कोई चीज का डिस्कशन हो सकता है मुकेश अंबानी भी ये मीटिंग अटेंड करेगा। तो मुकेश अंबानी साहब का तो भैया टाइम बहुत कीमती है, तो कौन क्या बोलेगा, ये प्रेजेंटर मतलब आदमी का नाम है, और कितना देर बोलेगा ये भी प्री डिसाइडेड होता है। ऑन स्पॉट पे भी रियल लाइफ में कोशिश किया जाता है कि इतना ही देर में बोल के अगला आदमी बोल दे, जिससे क्विक डिसीजन हो सके। छोटे लेवल पे जब मीटिंग होता है तो इतना फॉलो नहीं कर पाते हैं, बट एग्जाम पर्पस के लिए आपको दिखाना है कि अपने फॉलो करके इस हिसाब से मीटिंग करेंगे।
ये कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग पे और कुछ नहीं लिखना, कंक्लूजन ही लिखना है, बस इतना ही लिखना है, ये 3 वर्ड ही लिखना है. यू डोंट हैव टू डिसाइड अ कंक्लूजन एंड राइट इट हियर, है ना. यू डोंट हैव टू डिसाइड अ कंक्लूजन, यू हैव टू राइट कि ये सारा चीज हो जाएगा तो मीटिंग कंक्लूड हो जाएगा, तो कंक्लूडेड. किसी भी मीटिंग को जनरली हम लोग एंड करते हैं एक वोट ऑफ थैंक्स से, किसी भी मीटिंग को हम लोग शुरू करते हैं एक इंट्रोडक्शन से. तो ये 2 पॉइंट, आप कोई भी क्वेश्चन हो फिक्स कर लो, हमको ऐसे लिखना है. ये बन गया अपना मीटिंग का एक तो एजेंडा का टेम्पलेट. इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप अपने पार्टिसिपेंट को बता सकते हो कि भाई तुम मीटिंग में आने के पहले अपने साथ ये सामान लेकर आना जो तुमको प्रीवियस मीटिंग में कभी दिया गया था. तुम अपने साथ आने के पहले ये चीज पढ़ कर आना. से अगर कोई नया प्रोडक्ट का लॉन्च है तो तुम्हारे कंपटीटर का सिमिलर प्रोडक्ट का क्या मार्केट शेयर है उसको रीड करके आना, ये सारा काम करके आना. ये सारा चीज अपने बोलते हैं ना बहुत बार, सुन के आपको लॉजिकल लग रहा होगा, आप बुलाने के पहले बोल देते हैं ना कि भाई तुम ये कर लेना. जैसे वीडियो तुमको दिया हम सोगा 1 का, तो हम बोला भाई क्लास में आने के पहले सोगा 1 देख लेना जिससे कि आगे का डिस्कशन समझ में आए. तो वही बात यहाँ पे हो रहा है कि मीटिंग में आने के पहले क्या तैयारी करना, तो वो तैयारी तुम बता सकते हैं एजेंडा के साथ में. रियल लाइफ में हम लोग करते हैं ऐसा, तुम्हारे एग्जाम के लिए मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेगा. सिमिलरली हम याद दिलाना चाहते हैं अपने पार्टिसिपेंट को, हम टीम का लीडर है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई मीटिंग का टाइम फ्रूटफुली यूज हो सके. तो हम तुमको याद दिला देता है एजेंडा जब भेजेगा उसी टाइम कि भाई प्रीवियस मीटिंग में तुमने वादा किया था तुम ये सब काम करोगे, तो ये सारा काम करके आना. यहाँ नाम लिख देगा सबका, भाई प्रीवियस मीटिंग में तुम ये करने वाले थे, यहाँ पर्सन का नाम जा रहा है, तुम ये करने वाले थे और तुमको इस तारीख तक करना था, मेक श्योर ये हो जाए, जिससे कि अपने वहीं से अब आगे का मीटिंग को ले जाएंगे. तो तुमको 4 दिन पहले से, अगर हम तुम्हारा बॉस है, 4 दिन पहले हम तुमको ये एजेंडा भेज देगा, तो तुम क्या करोगे, भले ही तुम पहले काम नहीं करे थे, 4 दिन में किसी तरह काम को करके मेरे सामने आओगे ना कि भाई ये काम हो गया. तो दैट इज द होल आइडिया. रियल लाइफ में ये करते हैं. एग्जाम पर्पसेस you can ignore this box. Now tell me, logically चीज आपके दिमाग में उतर रहा है कि मन में कोई डाउट है? सर ये यहाँ पे वोट तो फॉर थैंक्स का कुछ ये क्या है, समझे नहीं. वोट ऑफ थैंक्स का मतलब होता है कि जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनको बोलते हैं धन्यवाद मीटिंग में आने के लिए, मीटिंग में टाइम देने के लिए, अच्छा लगा आप आए, अगला मीटिंग होगा तो फिर से आइएगा. सर कोई यहाँ पे तो एग्जाम्पल मीटिंग मीटिंग का का दिखा सकते एजेंडा हैं दे आप? रहे हैं. वापस बोलो, दोनों जन बोल रहा था, कोई एक जन बोलो. सर हम बोल रहे थे कि यहाँ पे जो कंक्लूजन ऑफ मीटिंग है, ये तो मीटिंग के बाद कंक्लूड होगा ना, तो एजेंडा में यहाँ पे क्या क्या लिखना पड़ेगा, मतलब कंक्लूजन में? कंक्लूजन ही लिखना है, मतलब यही 3 वर्ड लिखना है. हम लोग यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि ये सारा चीज होने के बाद मीटिंग कंक्लूड हो जाएगा. सर बोलो. ये जो एक्शन आइटम्स फ्रॉम प्रीवियस मीटिंग लिखा है, इसका मतलब क्या, बेसिकली जो प्रीवियस मीटिंग में जो भी एक्शन था वो उस प्रेजेंट मीटिंग में कुछ उसका रेलेवेंस था, ये हाँ बोलना चाह रहा है. हाँ, क्योंकि उसका कंटिन्यूएशन का मीटिंग है, रेलेवेंस है, तो हम याद दिला दिया कि भाई ये सारा चीज था तो तुम लोग करके आना, जिससे कि हम आगे का मीटिंग को अच्छे तरीके से ले सके. मतलब बेसिकली यहाँ पे अगर कुछ लिखा होगा कोई भी पर्सन के नेम के पास में, तो उसको वो मतलब उस प्रेजेंट मीटिंग तक करना था, यही ना उसका आज डिस्कशन होगा. करेक्ट. और फिर यहाँ पे फिर एजेंडा में जो लिखा होगा वो आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस होगा. एग्जैक्टली. ठीक है. एंड मोर ओवर, ठीक है सर. गुड, तेरा क्वेश्चन हमको अच्छा लगा, मतलब तुम चीजों को समझ कर अपने अंदर प्रोसेस किया. गुड, वेरी गुड. बाकी लोग फॉर्मेट एकदम क्लियर है ना, चीज समझ पा रहे हो? हम एकदम प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से बता रहा है चीज को, कोई बुकिश ज्ञान के जैसे अपने बात नहीं कर रहे. सर ऊपर प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबल लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रेजेंटर लिखा हुआ है.
रिस्पॉन्सिबल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि देख पहले तुम्हारे को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे चुका था ना, तो अब वो तेरा जिम्मेवारी था। प्रेजेंटर है कि भाई आने वाले टाइम पे तुम में से कोई ना कोई कुछ बोलेगा, और फिर जब हम मिनट बनाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। प्रीवियस मीटिंग का तो मिनट बन गया था, तो वहां पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे चुका था। नहीं तो समझ? ये एक्चुअल फॉर्मेट यही तो नहीं है प्रेजेंटर ना? सर बाद में रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा ना? हाँ, आज जो प्रेजेंटर है वो हो सकता है बाद में रिस्पॉन्सिबल बन जाए। अच्छा सर, ये एक्चुअल फॉर्मेट तो नहीं है ना? आई मीन ये एक्चुअल एक्चुअल फॉर्म मतलब ये जैसे कि जब मीटिंग और का जब एग्जाम में आएगा तो उसको ऐसे लाइक पैराग्राफ में लिखना है कि कोई टेबल और के फॉर्मेट में इसको लिखना नहीं, होगा? ऐसे ही लिखना है, लेकिन तुमको डब्बा नहीं बनाना है। तुम जगह छोड़ छोड़ के आ सकता है, पैरा के हिसाब से नीचे आ सकता है, बट तुमको पॉइंट्स लिखना है। ठीक है सर। नहीं समझा? जैसे लेट मी मेक इट मोर क्लियर। ये जो ऐसे हम डब्बा बनाया है ना, ये बीच में हम कलर डाल दिया। तुमको ऑब्वियसली इतना मेहनत थोड़ी करना कि बॉक्स बना बना के आओगे। सिंगल रूल कॉपी मिलेगा तुमको, तुम एक के नीचे एक बस लिखते चलो। जब इसके बाद नेक्स्ट डब्बा में जा रही हो 2 लाइन का गैप छोड़ दो, फिर उसके बाद नीचे ये लिख दो। सर ये सारा लाइन टानना पड़ेगा क्या? ये जो देखो हम जो ग्रीन से टान रहा है और गायब कर रहा है, ये सारा लाइन टानना पड़ेगा क्या? नहीं, ये भी नहीं टानना है। जस्ट हेडिंग दो। अभी अकाउंट्स बनाते हो तो वो टी शेप लिखो चाहे मत लिखो, गैप छोड़ दो, चलता है ना। वही चीज है, ये लाइन मत टानो, टाइम बचाओ अपने। पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, टाइम बचेगा, बाद में जाके अपने लाइन टान देंगे। सर एग्जांपल एग्जाम्पल में आएंगे, पहले बताओ फॉर्मेट वगैरह सब क्लियर है? ठीक है सर, बस एक कभी हाँ सर। एक रफ फॉर्मेट थोड़ा। अब तुम एक तो बनाना ना घर पे, फिर उसके बाद मेरे को भेजना, ठीक है सर। हम होमवर्क देगा इस पे। अभी देखो ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। प्रिपेयर द मिनट्स ऑफ अ मीटिंग। मीटिंग कौन है? HKU प्राइवेट लिमिटेड एक FMCG कंपनी है, उसका चेयरमैन बोल रहा है अपना एजेंडा क्या है। अपने बाजार में एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, उसका कॉस्ट वगैरह फिक्स करना है, उसका सेल्स से रिलेटेड बात करना है, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड बात करना है। तुमको क्वेश्चन में और क्या इंफॉर्मेशन दे दिया। बोल रहा है स्पीकर मतलब प्रेजेंटर कौन कौन रहेंगे, मैंने कौन कौन रहे थे। ये मिनट से रिलेटेड वैसे बात हो रहा है अभी। इस मीटिंग में कौन कौन रहे थे? चेयरपर्सन, प्रोडक्ट हेड, सेल्स हेड, क्रिएटिव डायरेक्टर। इन लोग सब आकर इन लोग सब आकर इन लोग सब आकर मीटिंग में कुछ कुछ बोले थे। अब देखो इतना ही डेटा से आप एजेंडा भी बना सकते हो, इतना ही डेटा से आप मिनट भी बना सकते हो। अगर आपको हम इतना ही डेटा से एजेंडा बनाने बोल देता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रेजेंटर में आपको प्रेजेंटर में इन सारे लोगों का डेजिग्नेशन डाल के इनके हिसाब से यहाँ पे नामकरण कर दोगे। सर क्या नामकरण कर देंगे? यहाँ पे आप लिख दोगे कि भाई चेयरपर्सन ने इंट्रोडक्शन दिया, प्रोडक्ट हेड को क्या प्रेजेंट करना था, उसको कुछ डिटेल्स बताना था प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको इससे ही बनाना हो सेल्स से रिलेटेड, से मिस्टर एक्स जो है सेल्स मैनेजर है, तो आप उस सेल्स मैनेजर ने रीजन वाइज सेल्स टारगेट के बारे में बताया। ये सारा चीज आपको प्रैक्टिस से डेवलप होगा। प्रैक्टिस कैसे होगा सर? प्रैक्टिस होगा, हम आपको बहुत सारा मीटिंग एजेंडा ये सारा चीज रीड करने का सामान देगा, आप उसको कभी भी, है ना, अगला 1-1.5 महीना के 1 महीना के अंदर सिर्फ आप अगर 15-20 मिनट भी उसको दे दोगे, रीड कर लोगे कभी भी, तो आपको पता चल जाएगा कैसे लिखना है। इसका बहुत ज्यादा प्रिपरेशन टाइम नहीं है। दिस इज समथिंग जो आपके दिमाग से अपने आप निकलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन पे टॉपिक क्या दिया है। देखो यहाँ परोस के दे देता है चीज, तो जहां अपने को एक वर्ड मिल गया उससे अपने एक लाइन तो बना ही सकते हैं, तो उससे एक लाइन बना देंगे। तो इस तरीके से अपना एजेंडा बनेगा। हम आपको क्या करने वाला है, देखो ये एक क्वेश्चन आपको होमवर्क पे देगा। दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। आपको क्या करना है, इस इतना सा डेटा के हिसाब से आपको एक एजेंडा बनाना है। हम हिंट करके दे दिया कि आप जब एजेंडा बनाओगे तो आप उसमें ये सारा चीज इंक्लूड कर दो, तो आपको एजेंडा का पॉइंट मिल गया। फिर आपको बोलेगा 1 मिनट बनाओ, एक ATR बनाओ। एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा, अगर दे दिया तो बल्ले बल्ले है,
अगर दे दिया तो फ्री का नंबर है फिर तो। ये आपका होमवर्क रहेगा। अभी अपने क्या करेंगे, एजेंडा समझ लिया, एटीआर समझ लिया, ये जो अभी आप डेटा देखा इससे अपना मिनट कैसे बनेगा उसको समझो। देखो ये जो मिनट में हम देखो कोई डब्बा नहीं बनाया ना, पैरा पैरा करके किया है। एजेंडा भी आप ऐसे ही पैरा पैरा करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ऊपर में आएगा मिनट के लिए, ये अपने मिनट्स का बात कर रहे हैं, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट मिनट्स। तो सबसे पहले अपना आएगा किस चीज से रिलेटेड हम लोग मीटिंग किए थे, किस चीज से रिलेटेड हम लोग मीटिंग किए थे। ध्यान देने वाला बात यह है, अटेंडीज के साथ साथ एब्सेंटीज भी आएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, जब एजेंडा बन रहा होता है तब तो सिर्फ यही पता होता है कि किसको किसको बुलाना है। तो यहाँ एब्सेंटीज थोड़ी लिखेंगे, यहाँ तो लिखेंगे किसको किसको आना है, तो सबका नाम आएगा। मिनट्स जब बनाएंगे तो अपने को पता रहेगा ना भाई अपने मीटिंग में कौन आया कौन नहीं आया। तो जो नहीं आया उसका भी नाम यहाँ पे एक दो जन का नाम दे दो। अगर आपको दिखाना है कि कोई नहीं आया, मैंने कोई भी एब्सेंट नहीं किया, तो एब्सेंटीज करके यहाँ पे डैश छोड़ दो कि कोई एब्सेंट नहीं किया, ऑल प्रेजेंट रहा। लेकिन ये हेडर बना दो एब्सेंटीज, उसके पहले डेट लोकेशन टाइम वो सब चीजें। अब सोचना, द पर्पस ऑफ दिस मिनट इज कि कोई इंसान जो मीटिंग पे नहीं आ पाया या कोई इंसान जो आया लेकिन एक बार वापस से उसको याद करना है कि मीटिंग में क्या हुआ था, तो ये हल्का सा लाइंस पढ़ेगा और उसको उसको ऐसा फीलिंग देना है आपको कि भाई तुम मीटिंग में ही बैठे हो। उस इंसान को तुमको ये फीलिंग देना है कि तुम मीटिंग में ही बैठे हो। तो अपना लैंग्वेज का चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसा है देखो। मीटिंग स्टार्ट किए इतना बजे, मैडम जो है वो एक इंट्रोडक्टरी स्पीच दी, अपना ऑफिस का जो प्रोडक्ट हेड है वो नया प्रोडक्ट के बारे में बात किया, क्या बात किया नहीं लिखना है। सीए इंस्टीट्यूट आपसे ये समझना चाहता है कि क्या तुम मोटा मोटी चीजों को ड्राफ्ट कर सकते हो। फाउंडेशन लेवल पे वो आपसे सिर्फ इतना ही समझना चाहता है। अगर तुमको इतना ज्ञान है तो कल को तुम जब आर्टिकलशिप में जाओगे तो तुम चीज और सीख जाओगे। दैट इज द होल आइडिया ऑफ दिस करिकुलम। फिर हमारी जो सेल्स हेड है उन्होंने एक डिटेल्ड एनालिसिस किया कॉस्टिंग ओवरहेड और बाकी फाइनेंसेस का। ये सारा वर्ड कहाँ से आया, क्वेश्चन में दे दिया था, वहां से एक आध वर्ड अपने और ऐड कर दिए। अभी क्वेश्चन पे, क्योंकि अपना टॉपिक ऑफ द मीटिंग वाज नया प्रोडक्ट का लॉन्च, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे जब नया प्रोडक्ट का बात हुआ तो थोड़ा ज्यादा बात कर लिए कि जो अपनी डायरेक्टर है प्रोडक्ट का लॉन्च से रिलेटेड है, यानी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग ये सब करेगी, तो वो थोड़ा सा डिटेल में बात करी और अपना टीम मेंबर को लेकर आई। अब देखो ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, अपने ऐड कर दिया, मसाला डाल दिया कि भाई वो अपना और टीम मेंबर को लाई, पूरा स्ट्रेटेजीज को उन लोगों ने हम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। मीटिंग अपना अच्छा बीता। तो उसके बाद मैडम ने सबको ऑप्शन दिया कि भाई सब ओपन हाउस कर लो। ओपन हाउस मतलब आस्क क्वेश्चंस। ओपन हाउस का मतलब होता है कि भाई तुम्हारे मन में कोई शंका है, डाउट है, पूछना है, तो वो सारा डिस्कशन अपने कर लो। वो करके क्वेश्चन के लिए दी, उसके बाद हम लोगों ने मीटिंग को कंक्लूड कर दिया और बोला कि भाई सब कोई एटीआर जमा कर देना। अंडरस्टैंड, ये आपको एग्जाम के लिए ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये सारा चीज कैसे आएगा, ये सारा ये लिखना है, ये सारा चीज जो हम सर्कल कर रहे हैं आपको लर्न करना है कि आपको जब आंसर में मिनट लिखना हो तो ये सारे वर्ड्स आप डाल दोगे तो एक प्रॉपर फॉर्मल मिनट जैसा आपका डॉक्यूमेंट दिखने लगेगा। ऑल्सो व्हेन यू आर राइटिंग दिस अटेंडीज का नाम, also write their names with designation। क्वेश्चन में अगर नाम दिया है तो नाम के साथ, क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है अपना दोस्त लोग का नाम डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्लीज फेमस नाम मत डालना, आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी, नरेंद्र मोदी, ये सब मत करना।
डोंट डू दैट, है ना। नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब नाम प्लीज मत डालना, डोंट डू दैट। कोई फेमस नाम नहीं डालने का जरूरत है, अपना दोस्त लोग का नाम डाल दो। अभी कोई ये मत बोलना सर मेरा दोस्त का नाम भी मुकेश अंबानी है तो वो दोस्त का नाम मत डालना, ठीक है। बताओ भाई, मिनट को लेके कुछ मन में डाउट आ रहा है क्या? टेक 5 मिनट्स टाइम, रीड कर लो, चीजों को देखो। जो स्टार्टिंग है सर, जो अटेंडेंस था वो द चेयरपर्सन, और उसके बाद जस्ट नाम लिख देंगे तो हो जाएगा ना? हाँ, मतलब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ आदमी का नाम डाल दिए कॉमा चेयरपर्सन, यहाँ आदमी का नाम डाल दिए कॉमा प्रोडक्ट हेड, यहाँ आदमी का नाम डाल दिए कॉमा ये, यहाँ आदमी का नाम डाल दिए कॉमा ये। गॉट इट सर। पहले नाम फिर XYZ का पहले नाम फिर डेजिग्नेशन, बट डोंट पुट इट XYZ, है ना। अगर XYZ भी लिखते हो तो मिस्टर एक्स कॉमा मिस्टर या मिसेस कुछ लगा देना। अब इस पर्टिकुलर केस में हम लोग तो ऑलरेडी यहाँ नीचे में तो नाम लिख रहे हैं ना, बस यही नाम तुमको यहाँ पे भी डालना है। नाम लिख रहे हैं ना, यही नाम तुमको यहाँ पे भी डालना है। वही मतलब जो ऊपर वाला नेम है वो सिंपली नीचे भी पुट कर सकते हैं, मतलब एक- सोच लेंगे एक बार ऊपर में बस। हाँ हाँ, एक बार सोच लिया बस वही नाम। तो सोचना भी क्या है यार, हम तो बोल रहे हैं ना दोस्त लोग का नाम डालो ना, तो सोचना तो कुछ है ही नहीं। 4 नाम ऊपर लिखा, वही 4 नाम नीचे लिख देंगे। सर तो फिर इसमें जैसे कि प्रीवियस मीटिंग का कुछ बात नहीं किया था तो इसमें कुछ आया भी नहीं, हाँ, अदरवाइज। अगर करता, अगर कोई चीज होता प्रीवियस मीटिंग से रिलेटेड, तो मिनट का एक पॉइंट, जैसे मान ले फॉर दैट मैटर अपने यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर देता और बोल देता भाई एज पर प्रीवियस मीटिंग ये एक नया एक्शनेबल क्रिएट हुआ या पुराना एक्शनेबल पर एक एक्सटेंडेड टाइमलाइन हम लोगों को चेयरमैन साहब ने दिया, बस एक लाइन अपने यहाँ ऐड कर देते। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन योर थिंकिंग प्रोसेस, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन योर थिंकिंग प्रोसेस कि तुम कैसे सोच सकते हो, कैसे तुम मीटिंग को एक सोच पाओगे। तो अपना जितना ज्यादा बिजनेस एक्यूमेन होगा, जितना ज्यादा अपने काम को सल्टाने का हिसाब से सोचेंगे, उस हिसाब से अपना यहाँ का टेक्स्ट निकल कर आते जाएगा। सर कंक्लूजन में बस ATR का डेट लिखना है बस, और वो आगे जो लिखा है वो क्या है? प्रपोजल फॉर मोर फंड्स पुट फॉरवर्ड। क्योंकि नया प्रोडक्ट से लॉन्च है ना, सोच अपने धंधा कर रहा है, नया प्रोडक्ट है तो अपने बोल रहा है भाई अपने को खर्चा करेंगे तब तो माल बिकेगा। मर्जी से सोचा है, कुछ दिया नहीं है, मर्जी से सोचा है कि भाई क्योंकि नया प्रोडक्ट है तो भाई अपने को और बजट चाहिए, तो अपने बोल दिया भाई अपने को और पैसा दे देना। मर्जी से कुछ भी बना के लिखना है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये चीज आपके अंदर विथ टाइम डेवलप हो जाएगा जब आप 2-4 क्वेश्चंस ऐसा खुद से करने का कोशिश कर लोगे। तो उसको जब आप रीड करोगे ना, हम आपको देगा पढ़ने का सामान देगा, और तो जब आप उनको रीड करोगे तो आपको अपने आप चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ सर। आपको क्या करना है, प्लीज अंडरस्टैंड। देखो, ये पूरा जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो, जस्ट ये 4 पन्ना का तो डॉक्यूमेंट ही है, ये अपने अभी डिस्कस किया, और इस पन्ना पे अभी हम आपको एक क्वेश्चन दिया, आपको ये क्वेश्चन घर पे सॉल्व करना है। उसके अलावा इन फॉर्मेट्स को एक बार क्विकली रीड कर लेना, जिससे चीज आपके ग्रिप में आ जाए। और आपको अगर लगे सॉल्व करके चेक करवाना मेरे से, तो ये सॉल्व करके आप उसको PDF स्कैन करके मेरे को भेज देना, मैं आपको चेक करके दे देगा ये। सर एक और बात, आपने जो लिखा था ना एजेंडा में, जो नोटिस के बाद एजेंडा, तो वो नोटिस नहीं लिखना होता है, बस एजेंडा ही हाँ, एजेंडा ही, लिख दे बस। क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में हम जैसे तुमको ये जो चीज बताया ना, ये वाला कहाँ गया, ये जो हम तुम लोग को बताया ना, ये फ्लो होता है। तो CA इंस्टीट्यूट ना तुम्हारे सिलेबस में ये नोटिस ड्राफ्ट करना डाल के नहीं रखा हुआ है, तो आपको नहीं पूछेगा। क्योंकि नोटिस भी ना एक्चुअली में ना इसका लीगल तरीका होता है, जिसमें कंपनीज एक्ट बताया है कि तुमको ऐसे देना है। उसका स्टार्टिंग होता है, नोटिस इज हियर बाई गिवन फॉर सच एंड सच मीटिंग्स एंड ऑल। अगर दे दिया, अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख दो, कहीं नंबर नहीं कटेगा। सब्जेक्ट टू कि आप थोड़ा सा डिटेलिंग कर दिया और साथ में एजेंडा अटैच कर दिया, ये सारा चीज ना मतलब एकदम फोकट का नंबर का चीज है। थोड़ा सा भी आप इसको कंटेंट को बना दोगे, आपका काम हो जाएगा।
जस्ट मतलब सर उस पर्टिकुलर मतलब जो पर्पस उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, है ना? हाँ, वो नॉलेज अगेन देख तुम्हारा प्रैक्टिस से आएगा ना। तुम कितना ज्यादा बिजनेस न्यूज वगैरह को देखता है, बिजनेस आर्टिकल्स को पढ़ता है, उससे ये सारा डेवलप होगा। ये तुम कोई ऐसा चीज नहीं है कि तुम ओवरनाइट नॉलेजेबल बन जाएगा। ओवरनाइट नॉलेजेबल बनने के लिए हम जो तुमको कंटेंट देगा वो चीज तुमको पढ़ेगा तो मोटा मोटी समझ में आ जाएगा। हम जो बार बार बोल रहे हैं तुमको हम कंटेंट देगा, तो हम क्या कंटेंट देगा वो भी तुम समझ लो। देखो, तुम्हारा जो इंस्टीट्यूट का पेपर है ना, एग्जाम है, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस का सोर्स क्या है, ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। ये क्वेश्चन का मल्टीपल सोर्स है। क्या सोर्स है? एक, तुम्हारा इंस्टीट्यूट का बुक। दूसरा, पास्ट एग्जाम पेपर। तीसरा, इंस्टीट्यूट रिवीजन टेस्ट पेपर निकालता है, नवंबर 20 का भी उन लोगों ने इशू कर दिया है। चौथा, इंस्टीट्यूट जब भी कोई मॉक टेस्ट लेता है, हर टर्म के पहले इंस्टीट्यूट अनाउंस करता है मॉक टेस्ट लेगा, और फिर वो बाद में वो मॉक टेस्ट पेपर से भी कुछ क्वेश्चन दे सकता है। फिर वो कहाँ से देगा सर? उसके अलावा जो अभी तक नहीं पूछा, जो अभी तक नहीं पूछा, जो थोड़ा सा important areas बन जाता है बिकॉज ऑफ सम डिस्कशंस, बिकॉज ऑफ सम चेंज इन द प्रोविजंस, इन सारी एरिया से आपको क्वेश्चंस देता है। हम आपको क्या करेगा, इन सारे को ना एक जगह पे कंपाइल कर रखा है, और वो कंपाइल किया हुआ आपको चीज हम दे देगा। बल्कि एक तो आपको पीडीएफ दिखाई देगा। एक बार घबराना मत सर, इतना सारा चीज है। तो आपको कुछ नहीं करना है, डेली टारगेट बनाना है कि थोड़ा 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 आपको उसको रीड करते जाना है। बहुत सारा चीज आपको नया तरीका समझ में आएगा, आंसर लिखने का नया पैटर्न समझ में आएगा। बट आप जैसे जैसे उनको रीड करते चलोगे ना, जैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो गया, पार्टनरशिप एक्ट खत्म हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप मंडे ऑनवर्ड्स आपको मिल जाएगा ये वीकेंड पे, तो मंडे ऑनवर्ड्स आप उसको रीड करना शुरू कर दो। फिर जैसे जैसे अपना चीज खत्म होते जा रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उसमें से रीड करना शुरू कर दो। आप जहां 15 दिन इसमें बिता दोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाएगा कि भाई चलो अब चीज पूरा ग्रिप पे आ गया। और जहां पे जो भी क्वेश्चन आपको रीड करके लगे नहीं सर ये हमको समझ में नहीं आया, उसको मार्क करके रख दो। और हम लोग जब भी मिलते हैं आप बताओ सर ये वाला क्वेश्चन पे अपने को डिस्कस करना है ना। जहां लगे डाउट है उस क्वेश्चन का फोटो खींचो, ग्रुप में डाल दो, सर यहाँ पे हमको डिस्कस करना। तो एक जन के कारण बाकी का भी मदद होगा। फिर अपने नेक्स्ट क्लास में जब मिलेगा, अगर वो टॉपिक अपना करना बाकी है तो बाकी है, हो चुका होगा पुराना टॉपिक रहेगा, अपने क्लास में उसको डिस्कस कर लेगा। इससे क्या होगा, अपना ऑटोमेटिक मोड पे रिवीजन चालू हो जाएगा, अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर क्लियर कट अप्रोच नेक्स्ट वीक से। इससे क्या होगा, पैरेलली रिवीजन भी चलेगा, नया चीज भी चलेगा, एंड विद इन नेक्स्ट 15 डेज सारा चीज खत्म हो ही जाएगा। सर आप ये जो मॉक टेस्ट और रिवीजन वाला पॉइंट बोले, वो मतलब करंट वाला भी आप उसमें पहले से पुट करके रखे हुए हैं क्या? हाँ हाँ, मतलब इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे सारा चीज नहीं मिलेगा तुमको, हम जो चीज बोल रहे हैं तो वो सारा चीज मेरे पास एक जगह डाल के कंपाइलर बनाया हुआ है। सर तो बेसिकली अब स्टार्ट कर दे, मतलब सारे टेस्ट पेपर्स और सबको अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब स्टार्ट करना है। लाइक पहले चैप्टर वाइज, अभी जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हुआ, फिर पार्टनरशिप हुआ, तो उस हिसाब से सॉल्व कर लिया। हाँ, तो आरटीपी में क्या रहता है ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रहता है। एमटीपी में चैप्टर वाइज नहीं रहता है। तो आरटीपी में तुमको पता है कि भाई ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, बस उतना ही देखना है। और बताओ भाई। देखो मेरा प्लानिंग ऐसा था कि अपने रेज्यूमे पर भी आज बात करें, बट आप लोग बताओ, इतना चीज अगर आप अच्छे से संभाल पा रहे हो और कैपेसिटी है तो अपने डिस्कस करेंगे, नहीं तो अपने और आगे डिस्कस नहीं करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट मीटिंग्स वाला पोर्शन।